अध्याय 81, सुबह की शुरुआत और नए खतरे की आहट। रवि और राधा सुबह उठे तो उन्होंने देखा कि लिली उनके बीच सो रही है। देर रात किसी समय वह आकर उन दोनों के बीच सो गई थी। रवि इस डर से नहीं उठा कि वह अपने खजाने को जगा देगा। हालांकि राधा ने यह तरकीब पहले ही सीख ली थी और वह रजाई से सरक कर बाहर निकल गई। महिला ने अपने पति और बेटी को एक अजीब स्थिति में सोते हुए देखा और उसने पास से फोन उठाया और कुछ तस्वीरें खींची। लिली का बायां पैर रवि की छाती पर पड़ा था और उसका दाहिना पैर उसके गाल से चिपका हुआ था। युवा व्यक्ति के चेहरे पर एक मदहोश और नींद भरी अभिव्यक्ति थी। तस्वीरें खींचने के बाद वह मुस्कुराई। इससे पहले उसने कहा, मैं तुम्हारे लिए कुछ कॉफी बनाऊंगी। रवि गुनगुनाया और बिस्तर के अंदर ही रहा। वह आज कुछ भी नहीं करना चाहता था क्योंकि वह कल की थकान से उबर रहा था। कुछ मिनटों के बाद राधा एक प्लेट में कुछ फलों के साथ कमरे में आई। रवि उठना चाहता था लेकिन राधा ने सिर हिलाया और कहा, आराम करो, मैं जानती हूं कि तुम्हें क्या हो रहा है। आराम करना अच्छा है। युवा व्यक्ति ने उसकी आवाज में संकेत पकड़ा और वह मुस्कुराया जैसा उसने पूछा, तुमने इसे मुझसे इतनी अच्छी तरह से छिपाया। इसका मतलब था कि राधा ने अतीत में भी हत्याएं की हैं। महिला ने उसे अंगूर खिलाते हुए मुस्कुराए और कहा, उन्होंने मुझे तब 12 साल की उम्र में एक हिरण का शिकार करवाया था। ये परिवार की एक परंपरा है। क्रूर तथ्य यह है कि उस हिरण को मैंने ही पाला था। स्टैग राष्ट्र का शाही परिवार एक विकृत झुंड है। रवि ने अपनी भौहें चढ़ाईं और पूछा, मुझे लगा कि वहां हिरण और सींग वाले जानवर संरक्षित हैं। राधा ने सिर हिलाया और जवाब दिया, हाँ, वे तब तक हैं जब तक आपने किसी को पाला न हो या आप कुलीन वर्ग से न हो। संस्थापक रानी को जैड कबूतर बहुत पसंद थे, इसलिए वे संरक्षित हैं, लेकिन तथ्य यह है कि उसे भुने हुए जैड कबूतर पसंद थे। सत्ता वाले लोग तथ्यों को अपनी मर्जी से तोड़ते हैं। मजेदार बात यह है कि संस्थापक रानी की त्वचा के संक्रमण से मृत्यु हो गई। जैड कबूतर के शरीर में कीड़े उच्च तापमान में भी जीवित रहे और जब रानी ने उसे खाया तो आप बाकी का पता लगा सकते हैं। रवि ने आह भरी और कहा, प्रिय, तुम मुझे बस चूम सकती थी और मैं जाग जाता, तुम्हें पता है। राधा हंसी और फिर वह फिर से कमरे से बाहर निकल गई, जबकि रवि उठकर धीरे से लिली को अपनी बाहों में भर लिया और हेडबोर्ड से टिक गया। छोटी लड़की जाग गई लेकिन वह अभी भी नींद में थी और उसकी छाती से चिपक गई। राधा एक कप कॉफी के साथ आए और उसे रवि को दिया, जिसने सावधानी से उस पर फूंका और एक घूंट लिया। लिली ने कप में झांका और पूछा, मुझे भी हॉट चॉकलेट चाहिए। राधा मुस्कुराए और कहा, ठीक है, शाम को मैं तुम्हारे लिए बनाऊंगी। छोटी लड़की ने पूछा, तो बाबा को क्यों मिल सकता है। रवि अभी अपनी दूसरी घूंट लेने ही वाला था और उसे सुनकर वह रुक गया। राधा जवाब देने ही वाली थी जब रवि ने अचानक कहा, हाँ, मैं भी शाम को ही लूंगा। बहुत ज्यादा कॉफी खराब होती है। राधा हैरान थी क्योंकि उसने शायद ही कभी रवि को अपनी सुबह की कॉफी छोड़ते देखा था। युवा व्यक्ति ने कप को साइड टेबल पर रखा और लिली को थोड़ा और गले लगाया। इससे पहले उसने कहा, लिली, चलो तैयार हो जाओ, तुम्हें स्कूल जाना है और बाबा को ऑफिस। छोटी लड़की ने सिर हिलाया और फिर वे दोनों वॉशरूम गए और वे दर्पण के सामने खड़े होकर अपने दांत ब्रश करने लगे। पहले सिस्टम ने पिंग किया था। पिंग, होस्ट, छोटे बच्चे अक्सर अपने माता पिता या करीबी लोगों की नकल करते हैं। इस प्रकार ये बेहतर है कि आप उन चीजों को करने से बचें जो आप उसे भी न करना चाहें। एक इनाम के रूप में सिस्टम आपकी आंत को विश्रण करेगा और कॉफी पर आपकी निर्भरता को ठीक करेगा। यही कारण था कि रवि ने ज्यादा नहीं सोचा और कॉफी छोड़ दी। इन वर्षों में उसने सुबह शौच के लिए कॉफी पर निर्भरता विकसित कर ली थी। जब वह बीमारियों से उबर गया तो उसने फिर से हर सुबह कॉफी के कड़वे स्वाद के लिए खुद को खुजली करते हुए पाया। सिस्टम का लक्ष्य उसे एक अच्छा पिता बनाना था, एक अत्यधिक शक्तिशाली सर्वशक्तिमान पिता। तो वह लिली को अपने पिता की मूर्ख आदत की नकल कैसे करने देता। ब्रश करने के बाद रवि ने शौच किया और जब वह शॉवर से बाहर आया तो वह कायाकल्पित लग रहा था और एक गाना गुनगुना रहा था। उसने एक कोरल ब्लू शर्ट, ग्रे पैंट, एक काली बेल्ट और जूते पहने। उसे एक कोरल ब्लू ब्लेजर भी मिला। राधा ने उसे देखा और पूछा, क्या बात है मिस्टर कुमार, काम पर सुंदरियों को प्रभावित करने की कोशिश कर रहे हो। रवि हंसा और उसकी ओर चला गया। उसने उसे धीरे से दीवार से सटा दिया और उसकी ठोड़ी पकड़ी जैसा उसने उसकी आंखों में देखा और कहा, सबसे बड़ी हॉट ये पहले से ही मुझ पर मोहित है। मुझे उन ग्रीन टी वाली चुड़ैलों की क्या जरूरत है। राधा ने अपनी आंखें चौड़ी कर लीं और रवि ने उसके होठों को जोर से चूमा। युवा महिला जवाब देने ही वाली थी जब रवि ने चुंबन तोड़ा और कहा, माँ, आप क्या कर रही हैं। लिली को स्कूल के लिए देर हो जाएगी। उसने अपनी पत्नी को आंख मारी और लिली को लेने के लिए चला गया जिसने अपना नाश्ता खत्म कर लिया था और जैसे ही वह घर से बाहर निकलने वाला था वह मुड़ा और कहा, रात को मिलते हैं सुंदरी। राधा ने सूंघा और कहा, वह तो एक गुंडा बन गया है। फिर उसने अपने होठों को छुआ और एक मूर्खतापूर्ण मुस्कान आ गई क्योंकि उसने भी एक गाना गुनगुनाना शुरू कर दिया। वे दोनों जानते थे कि मार्लिन परिवार को एक बड़ा झटका लगा था और वे जल्द ही वापस नहीं आएंगे। ... रवि ने लिली को स्कूल के गेट पर छोड़ा, उसे चूमा, इससे पहले उसे मिस श्लोक के बगल में इमारत में गायब होते देखा।
फिर वह और जॉब जगह से निकल गए। एक गार्ड एक वाणिज्यिक सेडान में तैनात था। जब वे कार्यालय जा रहे थे, पार्वती हिमाली ने फोन किया और पूछा, सर, क्या आप सेना के साथ किसी परेशानी में पड़ गए? रवि ने सिर हिलाया और कहा, नहीं, क्या हुआ? महिला ने जवाब दिया, एक कप्तान यहाँ है, लॉबी में आपका इंतजार कर रहा है। रवि ने कहा, ठीक है, उसकी ठीक से देखभाल करो और मैं वहां आ रहा हूं। जॉक ने जवाब दिया, 8 मिनट। रवि ने उसे अनुमानित समय बताया और कॉल काट दिया। जैसे ही उसने वह खत्म किया, उसे मार्क का फोन आया, जिसने कहा, नमस्ते सर, सुप्रभात, अभी अभी हमें कौशल राष्ट्र की सरकार से एक पुष्टि मिली है। आपको हथियार का लाइसेंस मिल गया है। हालांकि उन्होंने एक भारी भुगतान मांगा है। रवि ने भौहें चढ़ाईं और पूछा, वह क्या है? मार्क ने कहा, वे एक अधिकारी को भेजेंगे ताकि हमारी बताई गई जरूरतों को सत्यापित किया जा सके। रवि ने सिर हिलाया और कुछ छोटी बातों के बाद कॉल काट दिया। युवा व्यक्ति ने गहरी सांस ली और शांत हो गया। ठीक 8 मिनट बाद वे कार्यालय पहुंचे और रवि बड़े कदमों से लॉबी की ओर बढ़ा। उसने लॉबी में चुपचाप बैठे एक अधिकारी को देखा। वह उस आदमी के पास गया और कहा, नमस्ते सर, मैं रवि कुमार हूं, मुझे लगता है कि आप मुझे ढूंढ रहे हैं। आदमी अपनी सीट से खड़ा हो गया और सिर हिलाते हुए पूछा, क्या हम अकेले में बात कर सकते हैं? रवि ने सिर हिलाया और कहा, कृपया मेरे पीछे आइए। उसने सैनिकों का सम्मान किया और इसलिए वह बहुत धैर्यवान और विनम्र था जब तक वे अतिरंजित नहीं होते। युवा व्यक्ति अधिकारी को सीधे अपने कार्यालय में ले गया और उसे बैठने के लिए कहा। इससे पहले उसने दरवाजा बंद कर दिया और खुद भी बैठ गया। युवा व्यक्ति ने पूछा, क्या आप कुछ लेना चाहेंगे, चाय या कॉफी? अधिकारी ने सिर हिलाया और कहा, मैं सीधे मुद्दे पर आता हूं। हमने पाया कि आप रीगल राष्ट्र में स्थित स्वच्छ सुरक्षा कंपनी के नए मालिक हैं। रवि ने सिर हिलाया और अधिकारी ने जारी रखा, उन्होंने सरकार से आपको कौशल राष्ट्र की सीमाओं में हथियार ले जाने की अनुमति प्रदान करने के लिए कहा है। उन्होंने कहा कि आपको मार्लिन परिवार और अन्य बड़ी ताकतों द्वारा आपकी नई तकनीक के लिए निशाना बनाया गया है। रवि ने सिर हिलाया और कहा, हाँ, ये सच है। उसके बाद उसने बताया कि कैसे स्प्रिंग मार्लिन ने उसे धमकी दी और उसकी पत्नी को चोट लगी। उसने ये भी स्पष्ट किया कि उसकी पत्नी पहले मार्लिन परिवार की एक मान्यता प्राप्त सदस्य थी। अंत में कप्तान ने सिर हिलाया और कहा, ठीक है, अगर इतनी परेशानी है तो उस तकनीक को सेना को क्यों नहीं सौंप देते? रवि मुस्कुराया और जवाब दिया, मैंने पहले ही कर्नल यू को इस मुद्दे पर ध्यान दिया है। मैं आपको कैप्टन कुछ भी नहीं समझाऊंगा। यदि आपका सत्यापन हो गया है तो मैं अपने काम पर वापस जाना चाहूंगा। वह विनम्रता से इस आदमी को रास्ता दिखा रहा था जो उसे अप्रत्यक्ष तरीके से अक्षम कह रहा था। कप्तान ने अपनी आंखें सिकुड़ी और सोचा, सड़क पर चालाकी का इस्तेमाल करने से तुम केवल एक बेकार आदमी बनते हो। फिर कप्तान खड़ा हुआ, अपनी जेब से एक छोटी काली किताब निकाली और उसे मेज पर रखा। जैसा उसने कहा, हथियारों की संख्या और जिन मॉडलों का आप उपयोग कर सकते हैं वे उसमें सूचीबद्ध हैं, कृपया इसे जिम्मेदारी से उपयोग करें। ये लाइसेंस सिर्फ सुरक्षा सशक्तिकरण के लिए दिया गया है और मारने का लाइसेंस नहीं है। रवि खड़ा हुआ और कहा, मैं इसे ध्यान में रखूंगा कैप्टन, आपका भी दिन शुभ हो। एपिसोड समाप्त हो गया, लेकिन रवि को यह नहीं पता था कि मुसीबत की एक और लहर उसकी ओर बढ़ रही थी और वह छोटी नहीं थी। क्या आप अगला अध्याय जारी रखना चाहेंगे? अध्याय 82, बदला और एक नई चुनौती। रवि ने अभी अभी कैप्टन को भेजा था और वह डार्क वेब पर जा रहा था। यह उसकी दैनिक दिनचर्या थी। वह अपने दुश्मनों की गतिविधियों पर नजर रखना चाहता था। पहले वह इसका उपयोग केवल कैरोल को ट्रैक करने के लिए कर रहा था, लेकिन अब वह मार्लिन परिवार और किसी और के लिए भी ऐसा कर रहा था जो बटरफ्लाई टेक की ओर देख सकता है। जैसे ही वह खत्म होने और काम पर जाने वाला था, उसने कुछ ऐसा देखा जिससे उसकी आंखें सिकुड़ गईं। यह एक ईमेल था जो स्प्रिंग मार्लिन के अधीनस्थ ने कैरोल प्रिमल को भेजा था। रवि इन दिनों अपने स्पेस में डार्क वेब हेरफेर और ट्रैकिंग सीख रहा था और पिछली बार जब उसने कैरोल को बुलाया था तो उसने एक मजबूत मैलवेयर लगाया था। अगर रवि ने इसका बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया तो उसे ढूंढ लिया जाएगा और कोई उसका मुकाबला करेगा, लेकिन उसने केवल निगरानी की और कभी भी चीजों में हेरफेर नहीं किया। ईमेल के अपठित कथन को देखते हुए वह मुस्कुराया, सामग्री खोली और उसकी हत्या करने का इरादा सामने आया। इस ईमेल में उसकी, राधा और लिली की मनोरंजन पार्क में हमले की कुछ तस्वीरें थीं। रवि नहीं जानता था कि स्प्रिंग को ये कैसे मिला, लेकिन उसे मिल गया। उसने ईमेल हटा दिया और फिर स्प्रिंग मार्लिन और उसके सभी अधीनस्थों को ब्लॉक कर दिया। हालांकि रवि यहीं नहीं रुका। उसने एक कोड लिखना शुरू किया और उच्च स्तर पर कुछ वीडियो संपादन सॉफ्टवेयर का उपयोग करके ट्रेवर और स्प्रिंग का बिस्तर पर एक दूसरे के साथ मारपीट करते हुए एक वीडियो बनाया और फिर उसे स्टैग राष्ट्रों में कुछ सार्वजनिक चौक मिले। स्टैग राष्ट्र में जीवंत संस्कृतियां थीं और कई राजधानी चौक बड़ी स्क्रीन से ढके हुए थे जो विज्ञापन या महत्वपूर्ण टूर्नामेंट चलाते थे। आज भी हमेशा की तरह लोग काम पर जा रहे थे और अचानक स्क्रीन काली हो गई। इससे पहले उस पर वीडियो चलना शुरू हो गया। पैदल चलने वाले लोग चौंक गए और वे रुक गए। किसी ने स्क्रीन की ओर अपना हाथ उठाया और पूछा, अरे, ये स्प्रिंग मार्लिन है ना? वह बड़ी मूर्ति।
कई लोगों ने अपनी आंखें चौड़ी कर ली और पूरी घटना को रिकॉर्ड करना और इंटरनेट पर प्रसारित करना शुरू कर दिया। कुछ ही मिनटों में पूरा दृश्य आम घरों तक पहुंच गया था और पूरा राष्ट्र अविश्वास की स्थिति में था। रवि ने वह किया जो उसे करना था और अब स्प्रिंग मार्लिन और उसके पिता संकट से निपटने में थोड़ा व्यस्त होंगे। यहां तक कि अगर वे जानते थे कि यह एक जानबूझकर किया गया हमला था, तो वे ये साबित नहीं कर सकते थे कि यह किसने किया। युवा व्यक्ति दुर्भावनापूर्ण था और उसने अपने दुश्मनों की प्रतिष्ठा को जो हुआ उसकी परवाह नहीं की। उसने एक छोटा बम गिराना समाप्त किया और फिर वह कोड लिखने के लिए बैठ गया, लेकिन इससे पहले कि वह एक कोड पंच कर पाता, उसका फोन बज उठा। युवा व्यक्ति ने भौहें चढ़ाईं, उसने जांच की कि कौन फोन कर रहा है और कॉल उठाया। ये यूटोपिया अनुसंधान केंद्र के प्रबंधक अमारा हक का था। कॉल कनेक्ट हुई और महिला ने कहा, नमस्ते, मुझे आपको कहीं से भी फोन करने के लिए माफी मांगनी चाहिए सर। वैमानिकी और अंतरिक्ष अनुसंधान कार्यक्रम के प्रमुख प्रोफेसरों में से एक डॉक्टर अमीना युलू केंद्र से इस्तीफा देने और स्टैग राष्ट्र में हाईलैंड विश्वविद्यालय में पद लेने का इरादा रखते हैं। मैं आपसे पूछना चाहता था कि क्या आप उनसे मिलना चाहेंगे और उन्हें मनाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि वह एक प्रमुख व्यक्ति हैं और उनके बिना अनुसंधान कार्यक्रम एक सक्षम नेता खो देगा और आपको तब तक इंतजार करना पड़ सकता है जब तक हम किसी नए को किराए पर नहीं ले सकते। रवि ने आह भरी और कहा, खैर, विद्वानों का स्वभाव हमेशा अप्रत्याशित रहा है। मैं उनसे अभी मिलूंगा। सभी शोधकर्ताओं को वीडियो सम्मेलन में शामिल होने के लिए कहें। अमारा ने सिर हिलाया और जवाब दिया, मैं 20 मिनट के भीतर आपसे संपर्क करूंगी सर। रवि ने सिर हिलाया और जवाब दिया, धन्यवाद मिस हक। कॉल काट दी गई और फिर उसने अपने वाणिज्यिक अंतरिक्ष कार्यक्रम बॉक्स से चीजें निकालना शुरू कर दिया। विवरण सभी एन्क्रिप्टेड पेनड्राइव पर रखे गए थे। रवि ने जल्दी से जानकारी अपने कंप्यूटर पर अपलोड की और फिर उनमें से कुछ को समझने की कोशिश करते हुए देखना शुरू कर दिया। पलक झपकते ही 20 मिनट बीत गए और उसका फोन फिर से बज उठा। अमारा ने उसे एन्क्रिप्टेड चैट रूम में शामिल होने की जानकारी दी। रवि ने सिर हिलाया और फिर वह चैट रूम में शामिल हो गया और लोग युवा व्यक्ति को देखकर हैरान रह गए। रवि स्क्रीन के दूसरी तरफ बैठे विद्वानों को देखकर हैरान भी था। वे सभी दिखने में बहुत परिष्कृत थे और उसने कहा, नमस्ते प्रोफेसरों, मैं रवि कुमार हूं और मुझे आपसे मिलकर खुशी हुई। मैं जानता हूं कि आप में से प्रत्येक कौन है और आप अपने सहयोगियों को भी जानते हैं। अमारा ने मुझे बताया कि प्रोफेसर अमीना केंद्र में अनुसंधान समूह के प्रमुख के रूप में नौकरी छोड़ने और स्टैग राष्ट्र जाने का इरादा रखती हैं। हालांकि प्रोफेसर, अपना अंतिम निर्णय लेने से पहले क्या मैं आपसे कुछ पूछ सकता हूं? अमीना युलू ने अपनी मध्य उंगली से अपने चश्मे उठाए और सिर हिलाया। रवि ने पूछा, इन सभी वर्षों में आप सभी वातावरण के शिखर तक पहुंचने और एक सफल बाहरी अंतरिक्ष विरोधी गुरुत्वाकर्षण अनुसंधान प्राप्त करने का एक स्थिर तरीका जानने की कोशिश कर रहे हैं और आप वातावरण के बारे में भी अधिक शोध करना चाहते हैं, क्या मैं सही हूं? महिला ने सिर हिलाया। फिर रवि ने अपने माउस से कुछ बार क्लिक किया और कुछ चीजें साझा की जो उसने पेनड्राइव से निकाली थी। उसने उन्हें पूरी चीज ऑनलाइन नहीं दी क्योंकि अगर यह स्थानांतरण में लीक हो जाती तो यह एक बड़ी समस्या होती। प्रोफेसरों ने अगले 10 मिनट तक डेटा को देखा और अन्य लोग भी वहां थे। रवि ने कहा, प्रोफेसर, यदि आप हमारे साथ काम करना जारी रखते हैं तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि मैं परियोजना पर कोई कसर नहीं छोड़ूंगा। मैं आपको धन दूंगा और आप अनुसंधान के लिए पूरी तरह से श्रेय ले सकते हैं, क्योंकि मेरे पास जो डेटा है उसमें अभी भी बहुत सी चीजें गायब हैं। इसलिए यह आपका फैसला है, क्योंकि अगले 2 वर्षों के भीतर बटरफ्लाई टेक्नोलॉजीज के सहयोग से यूटोपिया अनुसंधान केंद्र वाणिज्यिक और कम ऊंचाई वाली अंतरिक्ष यात्रा हासिल करने जा रहा है। उनके शब्दों ने महिला को स्क्रीन पर डेटा से ऊपर देखने के लिए प्रेरित किया और उसने गहरी सांस ली। इससे पहले उसने पूछा, मैं इस डेटा की डिलीवरी कब तक उम्मीद कर सकती हूँ? रवि मुस्कुराया और जवाब दिया, जब आपके सभी टीम के सदस्य गैर प्रकटीकरण समझौते पर हस्ताक्षर करते हैं। मैं पहले बुरी बातें कहूंगा, यदि आप मुझे धोखा देते हैं तो मैं आपको नष्ट कर दूंगा। अमीना युलू ने सिर हिलाया और न ही अन्य लोगों ने इस मामले पर कोई आपत्ति उठाई, क्योंकि उन्हें यकीन था कि यह व्यक्ति उन्हें नष्ट कर देगा। अमीना युलू ने जवाब दिया, मैं अपनी टीम के साथ इस पर चर्चा करूंगी। क्या आप हमें बता सकते हैं कि आप कितना पैसा लगाने का इरादा रखते हैं? रवि ने अपनी मेज पर रखे कार्ड को देखा। ये चीज भी डेटा पेनड्राइव के साथ आई थी। उसने कार्ड का बैलेंस चेक किया और उसने कहा, 500 मिलियन रेन। ये पर्याप्त होना चाहिए, भले ही आप सभी अगले साल काम करते हुए राजाओं की तरह रहना शुरू कर दें। लोग हैरान थे, अपने पूरे करियर में उन्होंने कभी किसी निवेशक को इतना उदार नहीं देखा। युवा व्यक्ति ने कहा, परिणामों और प्रबंधन अधिकारों पर मैं 70% इक्विटी रखूंगा। मैं जो पैसा और महत्वपूर्ण डेटा प्रदान कर रहा हूं, उसे ठीक से मुआवजा देने की आवश्यकता है। अब आप अपनी टीम के साथ स्थिति पर चर्चा कर सकते हैं। प्रोफेसर, मैं शाम तक पुष्टि का इंतजार करूंगा। अमीना और बाकी लोगों ने सिर हिलाया और फिर रवि ने कॉल काट दिया। उसने जॉक को बुलाया और युवा गार्ड उसकी आंखों में एक सवालिया निशान के साथ अंदर आया। रवि ने कहा, क्या आप हाउलिंग पर्वत की यात्रा की व्यवस्था कर सकते हैं? मुझे अगले सप्ताह यूटोपिया अनुसंधान केंद्र जाना है।
जॉक ने सिर हिलाया और सहमत हो गया। हालांकि अचानक रवि ने कहा, रुको, भूल जाओ, मुझे वैसे भी लिली को कैंपिंग के लिए ले जाना है, इसलिए मैं उसे सीधे पहाड़ों पर ले जाऊंगा। जॉक ने पूछा, क्या आप हमें साथ नहीं आने देंगे, सर? ये कैसे हो सकता है? रवि ने सिर हिलाया और जवाब दिया, यह आसान है, मैं उसे कैंपिंग का अनुभव देना चाहता हूं, न कि प्रशिक्षण शिविर का माहौल। आप लोगों ने पिछले कुछ दिनों में कड़ी मेहनत की है, आराम करें, बाहर जाएं और मिलें। जॉक मुस्कुराया और फिर उसने सिर हिलाया जैसा वह कार्यालय से बाहर चला गया। रवि ने अपने काम पर ध्यान केंद्रित करना शुरू कर दिया। स्टैग राष्ट्र में स्प्रिंग अध्ययन में खड़ी होकर कांप रही थी। वह डर से नहीं, बल्कि गुस्से से कांप रही थी। आखिरकार वह कृत्रिम वीडियो देख रही थी जिसमें उसे और ट्रेवर को व्यभिचारी जोड़े के रूप में निंदित किया गया था। उसने अपना फोन जमीन पर पटक दिया और चिल्लाई, धिक्कार है, धिक्कार है, धिक्कार है। किसने किया ये? मैं उसके पूरे परिवार को उसके साथ मार डालूंगी। अर्ग। उसने एक फूलदान देखा और उसे जमीन पर लात मारी, जिससे सारी चीनी मिट्टी के बर्तन फर्श पर बिखर गए। एक कर्कश आवाज आई, क्या तुम खुद पर काबू पा सकती हो? एक पागल कुतिया की तरह अभिनय करने से तुम्हें क्या मिलेगा? स्प्रिंग इस आवाज के मालिक को देखने के लिए मुड़ी और अपनी आंखें सिकुड़ी। क्या तुम सच में मुझसे शांत होने की उम्मीद करते हो? हेक्टर मार्लिन, क्या तुम्हारा खून ठंडा हो गया है? हेक्टर मार्लिन ने बगल से एक पेपर वेट उठाया और उसे उसके चेहरे पर फेंक दिया। स्प्रिंग ने जल्दी से परहेज किया और बूढ़े आदमी ने कहा, मेरा बेटा लापता है और अब ये, मुझे इसे धैर्यपूर्वक संभालना होगा, क्योंकि मुझे जो लग रहा है, हम युद्ध में हैं। इसलिए अपना मुंह बंद करो और मुझे सोचने दो। अध्याय 83, छिपे हुए तार और एक मासूम सीख। रवि को नहीं पता था कि मार्लिन परिवार पर उसने जो बम गिराया था, उसने उनके लिए बड़ी मुसीबत खड़ी कर दी थी। युवा व्यक्ति स्क्रीन पर कोड टाइप करने में तल्लीन था। वह एक ऐसे कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम के फ्रेमवर्क पर काम कर रहा था जो वर्तमान में उपयोग किए जाने वाले किसी भी सिस्टम से बेहतर था। रवि बहुत महत्वाकांक्षी था। उसके पास एक पूरी टीम थी जो मोबाइल पर ध्यान केंद्रित कर रही थी और वे इसे बढ़ाना चाहते थे ताकि वे बेहतर बिक्री हासिल कर सकें। रामा कश्यप ने कहा था कि वह दूसरे अपडेट में नए ऑपरेटिंग सिस्टम परिवर्तनों के कुछ प्रोटोटाइप संस्करणों के साथ आएंगे और उनसे सलाह लेंगे। युवा व्यक्ति सहमत हो गया था। आखिरकार वह कंपनी का बॉस था और चूंकि वह काम करने आ रहा था, तो उसे इसका कुछ हिस्सा करना चाहिए। जल्द ही घड़ी में 2 बज गए और रवि ने दिन के लिए अपना काम समेट लिया। वह जॉक के साथ नीचे चला गया और लिली को लेने के लिए रवाना हो गया। वह अध्यक्ष था, लेकिन उसने अपने नीचे एक सीईओ नियुक्त किया था जो परिचालन के मामले में लगभग सब कुछ संभालता था। हालांकि अगर कुछ ऐसा था जो पार्वती के दायरे से परे था, तो वह सलाह के लिए उसके पास आती थी। जैसे ही वह कार्यालय से बाहर निकल रहा था, उसकी मुलाकात एक ऐसे चेहरे से हुई जिसे उसने कुछ दिनों से नहीं देखा था। सुगंधा उत्तम इमारत के अंदर आ रही थी। वह शानदार ढंग से मुस्कुराए और रवि ने भी मुस्कुराया। जैसा उसने पूछा, तुम यहाँ कैसे बस रही हो? सुगंधा ने जवाब दिया, ठीक है, मैं पृष्ठभूमि में कुछ अच्छा संगीत सुन सकती हूँ। हालांकि मुझे शास्त्रीय संगीत पसंद है, लेकिन धीमी गति से मुझे समय के साथ नींद आने लगती है। रवि हंसा और कहा, अब से तुम अपने कार्यालय के अंदर संगीत बदल सकती हो। जो कुछ भी तुम्हें अधिक उत्पादक रहने में मदद करता है, वही चलाओ। और हाँ, अगर तुम्हें कुछ चाहिए तो पहुंचने में संकोच मत करना। सुगंधा ने सिर हिलाया और फिर रवि कार में बैठ गया और उन्होंने एक दूसरे को अलविदा कहा। इससे पहले बाद वाला कंपनी के गेट के बाहर गायब हो गया। रवि सीट पर झुक गया और सोचा, मुझे नहीं पता क्यों, जब भी मैं सुगंधा को देखता हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि मैंने उसे कहीं देखा है। खैर, उम्मीद है कि यह कुछ बुरा नहीं होगा। युवा व्यक्ति स्कूल के सामने काफी जल्दी पहुंचा और लिली को मिस श्लोक के साथ खड़ा पाया, जो एक और बच्चे का हाथ भी पकड़े हुए थी। रवि ने अपनी नजर थोड़ी सिकोड़ी। ये बच्चा वही था जिसने दूसरे दिन एक झगड़े में लिली को चोट पहुंचाई थी, विनय एलियट। रवि आगे बढ़ा और बच्चे पर ध्यान नहीं दिया। उसने अपनी बेटी को देखकर मुस्कुराया। लिली मुस्कुराई और उसकी बाहों में कूद गई और रवि ने उसे एक हल्की सी घुमाव दी। इससे पहले उसने उसके गालों पर चूमा और पूछा, तुम्हारा दिन कैसा रहा? लिली ने जवाब दिया, मिस श्लोक ने हमें सिखाया कि आसपास को कैसे साफ रखना है। रवि ने सिर हिलाया और पूछा, क्या तुमने मिस श्लोक को धन्यवाद दिया? लिली ने अपनी जीभ निकाली और फिर मिस श्लोक की ओर मुड़कर कहा, आज आपकी शिक्षाओं के लिए धन्यवाद, मिस श्लोक। शिक्षिका मुस्कुराई और जवाब दिया, तुम्हारा स्वागत है, लिली। रवि ने शिक्षिका को सिर हिलाया और लिली की देखभाल करने के लिए उसे धन्यवाद दिया। इससे पहले वे जगह से दूर चलने के लिए मुड़े और लिली ने कहा, बाबा, क्या आपको पता है, मिस श्लोक ने लिली को एक स्टार दिया। रवि ने अपनी भौहें चढ़ाईं और छोटी लड़की को अपनी जेब से एक छोटा प्लास्टिक का लेपल पिन निकालते हुए देखा और कहा, मैंने इसे सबसे छिपा कर रखा था। मुझे पता था कि विनय कुछ समय से यह पिन चाहता था। युवा व्यक्ति मुस्कुराया और कहा, अच्छी बच्ची। वे कार में बैठ गए और रवि ने कहा, जॉक, हमें सूर्योदय मॉल ले चलो, हम बाहर दोपहर का भोजन करेंगे और फिर हम कुछ उपकरण खरीदेंगे। जॉक ने सिर हिलाया और लिली ने पूछा, अंकल जॉक, आपको क्या खाना पसंद है? आज मैंने एक स्टार जीता है, तो मैं बाबा से आपको ट्रीट देने के लिए कहूंगी।
जब मैं बड़ी हो जाऊंगी और पैसे कमाऊंगी तो मैं तुम्हें तब ट्रीट दूंगी। गार्ड हैरान था और फिर मुस्कुराया जैसा उसने कहा, मैं वही खाऊंगा जो आप खा रहे हैं, छोटी मिस। रवि मुस्कुराया और पूछा, लिली, तुमने स्टार कैसे जीता? वह जानना चाहता था कि उसे स्टार कैसे मिला, और छोटी लड़की ने कहा, आज हमारी संगीत कक्षा थी और मिस श्लोक ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार्स गा रही थी। तो मैंने पूछा कि क्या मुझे उनके साथ पियानो बजाना चाहिए। मिस श्लोक सहमत हो गईं, और फिर मैंने पियानो बजाया। अन्य छात्र भी सीखना चाहते थे तो मैंने उन्हें सिखाया कि कैसे, और बाद में मिस श्लोक ने मुझे स्टार दिया। रवि ने एक सांस ली और अपनी बेटी के सिर पर हाथ फेरते हुए गर्व महसूस किए बिना नहीं रह सका। उसने कहा, ज्ञान साझा करना अच्छी बात है। जितना अधिक तुम इसे साझा करोगे उतना ही यह बढ़ेगा। लिली ने सिर हिलाया और जब वे बात कर रहे थे तीनों मॉल पहुंचे। रवि और लिली के बाद जॉक एक फास्ट फूड की दुकान में दाखिल हुए। लिली नूडल्स खाना चाहती थी और यह जगह साफ और अच्छे नूडल्स बनाती थी। रवि ने अपने लिए ज्यादा ऑर्डर नहीं किया, उसने पहले अपनी बेटी को खाते हुए देखा। कटोरा लिली के लिए बहुत बड़ा था और फिर युवा व्यक्ति ने बचा हुआ खत्म किया। इससे पहले उसने अपने लिए एक और सर्विंग मांगी। लिली ने पूछा, बाबा, आपने पहले क्यों नहीं खाया? युवा व्यक्ति ने जवाब दिया, मैंने ऐसा इसलिए किया ताकि मैं तुम्हें सिखा सकूं कि भोजन बर्बाद नहीं करना चाहिए। घर पर जब तुम कुछ छोड़ जाती हो तो उसे मैं और माँ खाते हैं। कभी कभी हम इसे फ्रिज में रखते हैं, लेकिन होटलों में कोई भी खाना नहीं बचाता, जबकि हम विशेष स्थानों पर भोजन का आनंद ले सकते हैं। इस दुनिया में ऐसे लोग हैं जो उसी भोजन के सिर्फ फेंकने वाले के लिए दूसरों को मार डालेंगे जिसे हम फेंक सकते हैं। छोटी लड़की हैरान थी और पूछा, सच में? रवि ने सिर हिलाया और फिर जॉक को देखते हुए कहा, तुम्हें जॉक से पूछना चाहिए, वो तुम्हें बताएगा कि मैंने जो कहा वह सच है या नहीं। छोटी लड़की ने जॉक की ओर देखा, जिसने कहा, हाँ छोटी मिस, आपके पिता ने जो कहा वह सच है। मैंने ऐसे लोगों को देखा है और मेरा विश्वास करो, खाना बर्बाद करना अच्छा नहीं है। लिली ने गंभीरता से सिर हिलाया और कहा, बाबा, अगली बार से मैं केवल उतना ही ऑर्डर करूंगी जितना मैं खा सकूं। क्या आप अगला अध्याय जारी रखना चाहेंगे? अध्याय 84, जंगल की तैयारी और घर के नियम। रवि मुस्कुराते हुए सिर हिलाया और फिर बिल का भुगतान करने के बाद तीनों उस दुकान की ओर बढ़े जहां ट्रैकिंग और कैंपिंग का सामान बिकता था। दुकान का नाम स्विश था। तीनों अंदर दाखिल हुए और लिली की आंखें ऐसे चमक उठी जैसे उसने अभी अभी एक नई दुनिया देखी हो। युवा लड़की ने गहरी सांस ली और तेजी से चारों ओर देखने लगी। रवि ने उसे उठाया और उसे खरीदारी की टोकरी में बिठाया। इससे पहले वह उसे उस खंड में ले गया जहां उन्होंने एक बड़ा कैंपिंग टेंट खरीदा जिसमें 5 लोग रह सकते थे। फिर उन्होंने 3 स्लीपिंग बैग खरीदे, उसके बाद आग जलाने में मदद करने के लिए कुछ उपकरण, और साथ ही उन्होंने मच्छर भगाने वाले खरीदे, और रवि ने विशेष रूप से 8 जानवर भगाने वाले ट्रैप लाइट खरीदे। ये लाइटें कैंपसाइट के चारों ओर लगाई जानी थीं और वे तेज रोशनी से चमकेंगी और रात के दुश्मनों को भगा देंगी। फिर रवि लिली को कपड़ों के अनुभाग में ले गया। उसने उसे कैंपिंग के जूते, कार्गो पैंट, एक अच्छी पफर जैकेट दिलाई क्योंकि मौसम ठंडा हो रहा था। उसने उसे एक जोड़ी दस्ताने, टोपी और धूप का चश्मा भी दिलाया। उसकी छोटी राजकुमारी पूरी तरह से हथियारों से लैस थी। उसने राधा और अपने लिए भी एक मैचिंग सेट खरीदा। फिर उसने एक अग्निशामक यंत्र और कुछ प्राथमिक चिकित्सा किट भी खरीदे। स्विश एक ऐसा ब्रांड था जो 50,000 अलग अलग खेल केंद्रित सामानों का व्यापार करता था। आपको यहाँ सब कुछ मिल सकता था। युवा व्यक्ति ने 3 फोल्डिंग कुर्सियां भी खरीदी। जैसे ही वह एक एयर गन लेने वाला था, लिली ने पूछा, बाबा, आप बंदूक क्यों खरीद रहे हैं? रवि ने जवाब दिया, ताकि हम कुछ खरगोशों का शिकार कर सकें। लिली ने अचानक अपनी आंखें चौड़ी कर ली और पूछा, आप प्यारे खरगोशों को मारना चाहते हैं? रवि को अचानक अपने दिल में एक चाकू गड़ा हुआ महसूस हुआ। उसकी बेटी अभी भी बहुत छोटी थी और उसे सब कुछ प्यारा लगता था। उसने उसे देखा और कहा, नहीं बेटा, मैं प्यारे खरगोशों को क्यों मारूंगा? ये बड़े जानवरों को डराने के लिए है जो हम पर हमला कर सकते हैं। लिली ने सिर हिलाया और कहा, नहीं, मुझे विश्वास नहीं है, कृपया खरगोशों को मत मारो, कृपया। उसने उसका हाथ पकड़ा और गिड़गिड़ाई। रवि अपने खजाने को कैसे मना कर सकता था? उसने बंदूक नीचे रख दी और कहा, देखो, अब ठीक है। क्या मैं मछली पकड़ने के लिए एक मछली पकड़ने वाली छड़ी खरीद सकता हूँ? लिली ने मछली पकड़ने वाली छड़ी को देखा और फिर उसने सिर हिलाया। जॉक किनारे से बहुत मनोरंजन के साथ दृश्य को देख रहा था, क्योंकि वह जानता था कि रवि क्या करने में सक्षम था, लेकिन उसके सभी कौशल उसकी बेटी की आंखों में बेकार थे। रवि ने फिर जॉक को देखा और कहा, हमें कुछ लकड़ी इकट्ठा करने और मछली साफ करने के लिए एक शिकार चाकू की आवश्यकता हो सकती है। जॉक, मैं ये तुम्हें सौंपता हूँ। बस कुछ अच्छा चुनना और मैं अपने हथियार लाइसेंस का उपयोग करके इसे काउंटर पर दावा करूंगा। जॉक ने सिर हिलाया और चाकू अनुभाग में चला गया। इस बीच रवि लिली को रिसेप्शन काउंटर पर ले गया और एक एक करके सामान की जांच करने लगा। कई लोग शिकार चाकू खरीदते समय हथियार लाइसेंस के उपयोग के बारे में सोचेंगे, हालांकि यह एक हथियार भी था जो मार सकता था। कौशल राष्ट्र में बाजार में उनमें से कुछ ही प्रसारित हो रहे थे, और यदि आपके पास हथियार लाइसेंस नहीं है
तो आपको उन पतले बहुउद्देशीय पॉकेट चाकू उपकरणों से संतोष करना होगा, जिसमें एक कुंद ब्लेड था। रवि को एक असली चाकू चाहिए था। वह पहली बार जंगल में जा रहा था, और वह सभी आधारों को कवर करना चाहता था जो वह कर सकता था। जल्द ही जॉक एक काले चाकू के साथ आया जो 7 इंच बड़ा था और इसमें एक उल्टा वक्र था। रवि हैरान था और पूछा, क्या वे वास्तव में इसे यहाँ बेच रहे हैं? जॉक ने सिर हिलाया और जवाब दिया, जब मैंने इसे देखा तो मैं भी हैरान था। मैंने एक आदमी से पूछा कि क्या ये वास्तव में अनुमति है और उसने कहा कि स्विच ने सरकारी अनुमति प्राप्त कर ली थी। वे 1 साल की अवधि में एक शहर में ऐसे 5 से अधिक नहीं बेच सकते। रवि ने खुकुरी को पकड़ा और फिर उसे एक आराम से घुमाया जिससे ऑपरेटर की आंखें चौड़ी हो गईं। रवि हंसा और अपना हथियार लाइसेंस निकाला और कहा, मैं ये खरीद रहा हूँ। आदमी ने सिर हिलाया और बिल को जल्दी से संसाधित किया क्योंकि एक साथी नागरिक के रूप में वह जानता था कि किसी के पास हथियार लाइसेंस होने का क्या मतलब है। यह एक बड़ा शॉट था। उनकी खरीदारी पूरी होने के बाद लोग घर चले गए और जॉक ने चाकू को सावधानी से संभाला। जब वे घर आए तो राधा पहले से ही लिविंग रूम में मोमो के साथ खेल रही थी। उसने सामान को देखकर अपनी भौहें चढ़ाईं और पूछा, क्या तुम लोग अब से जंगल में रहने का इरादा रखते हो? इतना सारा सामान क्या है? तुम लोग खरीदारी करने जाते हो और हर बार इतनी सारी चीजें लेकर वापस आते हो। रवि, अगर मुझे कुछ भी अनावश्यक लगा तो मैं उसे वापस कर दूंगी, ठीक है? रवि ने सिर हिलाया और लिली ने कहा, माँ, हमने बेकार की चीजें नहीं खरीदी। यहाँ देखो, ये टेंट है। लिली ने राधा को सामान के बारे में बताना शुरू किया और रवि ने चाकू को वापस जॉक के हाथ में दे दिया और कहा, इसे ड्राइवर सीट के नीचे सावधानी से छिपा दो, नहीं तो वह इसे सचमुच फेंक देगी। जॉक ने सिर हिलाया और जल्दबाजी में दृश्य से खुद को माफ कर दिया। घर के अंदर की स्थिति के बारे में सोचते हुए उसने आह भरी। रवि अपने घर की चारदीवारी के बाहर जंगली आदमियों का बॉस था। अंदर वह अपनी पत्नी का गुलाम था और उससे भी ज्यादा अपनी बेटी का। जॉक उन लोगों के लिए बुरा महसूस किए बिना नहीं रह सका जो इस युवा व्यक्ति के गलत पक्ष में पड़ने को तैयार होंगे। पूरी सुरक्षा टीम रवि से डरती थी क्योंकि वे जानते थे कि अगर कोई उसे गलत तरीके से रगड़ने की कोशिश करता है तो उसे लोहे की मुट्ठी से निपटा जाएगा, और अगर वे उसकी परिवार को बुरे इरादों से भी देखते हैं तो कुख्यात मार्लिन के कृपाण का हाल ही का अंत उसका भी अंत होगा। क्या आप अगले अध्याय के साथ आगे बढ़ना चाहेंगे? अध्याय 85, नई सुबह, नया सफर और अनजान खतरा। रवि और लिली ने अस्थिर राधा को शांत किया और युवा व्यक्ति को एहसास हुआ कि उसकी पत्नी ने बारूद नहीं खाया था, बल्कि वह मासिक धर्म से गुजर रही थी। उसने आह भरी और सोचा कि इस अवधि के दौरान महिलाओं की हमेशा ऐसी अजीब प्रतिक्रियाएं क्यों होती हैं। हालांकि मानव मन और हार्मोन जिस तरह से काम करते थे वह रवि के लिए समझने के लिए बहुत जटिल था। परिवार ने रात का खाना खत्म किया और जीवन चलता रहा। पार्वती हिमाली तब हैरान रह गई जब रवि ने उसे बताया कि वह सड़क यात्रा पर जा रहा है। उसे यह अजीब लगा और रवि ने उसे यूटोपिया अनुसंधान केंद्र के साथ जुड़ाव के बारे में बताया। पार्वती हिमाली यह सुनकर और भी हैरान रह गई। वह समझ नहीं पा रही थी कि रवि ने अनुसंधान केंद्र में हिस्सेदारी कैसे हासिल की। साथ ही वह ये जानने के लिए उत्सुक थी कि परियोजना क्या थी, जिस पर रवि मुस्कुराया और जवाब नहीं दिया। वह समझ गई कि रवि इसे उजागर नहीं करना चाहता था, और जैसे ही उसकी कल्पनाएं उड़ान भर रही थीं, युवा व्यक्ति ने कहा, जब सही समय आएगा तो तुम सबसे पहले जानने वाली होगी। इस समय हम सिर्फ अनुसंधान चरण में हैं और अधिक लोगों को लूप में रखना बुद्धिमानी नहीं है। प्रोफेसरों ने मुझसे मामले की गोपनीयता को यथासंभव लंबे समय तक बनाए रखने के लिए कहा। दिन का अंत हो गया। रवि ने नई कंपनी साइलेंस प्रोटेक्शन के गठन को संभाला। उसने 90% शेयर रखे। आखिरकार उसने परियोजना में अपनी बहुत सारी व्यक्तिगत पूंजी लगाई थी और उसके ही आदमी गुंडों को गार्ड बनने का प्रशिक्षण दे रहे थे। साइमन साइलेंस को कोई आपत्ति नहीं थी क्योंकि वह काइल और जॉक के साथ मिलकर काम कर रहा था। वह जानता था कि इन लोगों की तुलना में वह सिर्फ एक चींटी था जिसे जब भी आवश्यक हो कुचला जा सकता था और उसकी कमी महसूस नहीं की जाएगी। साइमन ने अपना भाग्य स्वीकार कर लिया था क्योंकि वह मजबूत नहीं था, बल्कि इसलिए भी क्योंकि वह स्मार्ट नहीं था। रवि ने गार्डों के लिए उच्च पुरस्कार जारी किए थे और वे सभी उसकी तरफ हो गए थे। गुंडे वे सभी लोग थे जो छोटे मोटे ठगों के रूप में काम करते थे क्योंकि उनके पास उचित नौकरी पाने के लिए कोई योग्यता नहीं थी। हालांकि साइमन ज्यादा चिंतित नहीं था। वह जानता था कि जब तक वह अपना कर्तव्य लगन से करेगा रवि उसे नहीं छोड़ेगा। जबकि कुछ लोग महसूस कर रहे थे कि रवि उनका उद्धार करता था, कुछ लोग उससे नफरत कर रहे थे। अंकोर शहर में ऐसा ही एक व्यक्ति कार्लोस एलियट था। आदमी अपने कार्यालय में बैठा था और सोच रहा था कि रवि में श्रेष्ठता की वह आभा कैसे है। उसने रवि से उस पल से नफरत की जब उसने स्कूल में उससे सामना किया था। उसे इस बात से भी नफरत थी कि रवि ने उसे निस्तब्ध कर दिया और अपने बेटे विनय को सभी शिक्षकों के सामने उससे माफी मांगने के लिए मजबूर किया। इस सब ने विनय को अपना मूल व्यवहार खोने पर मजबूर कर दिया। कार्लोस ने सोचा कि उसका बेटा चुप और उदास था। उसने कभी नहीं सोचा कि विनय इन दिनों कितना समझदार हो गया था और उनके लिए कोई परेशानी नहीं पैदा करता था। उसने अपनी मुट्ठी भींच ली और अचानक उसके कार्यालय के दरवाजे पर दस्तक हुई और विनय अंदर दाखिल हुआ।
कार्लोस मुस्कुराया और अपने बेटे से मिलने के लिए दौड़ा। जैसा उसने पूछा, विनय, यह एक सुखद आश्चर्य है। तुम आज यहाँ कैसे आए? विनय ने जवाब दिया, माँ मुझे ले आई। कार्लोस ने अपनी आंखें उठाईं और अपनी पत्नी को भी अंदर आते देखा। महिला ने आह भरी और कहा, प्रिय, उसे देखो। अब वह उस लड़की की वजह से कैंपिंग पर जाना चाहता है। कार्लोस ने अपनी भौहें चढ़ाईं और पूछा, कौन सी लड़की? विनय ने जवाब दिया, लिली। मिस श्लोक हम सभी से पूछ रही थी कि हम छुट्टी के दौरान क्या करेंगे, और लिली ने कहा कि उसका परिवार कैंपिंग के लिए उत्तर की ओर पहाड़ों पर जा रहा है। मैं भी कैंपिंग पर जाना चाहता हूँ। कार्लोस हैरान था और उसने कुछ सोचा और कहा, खैर, तो हम समुद्र तट पर क्यों नहीं चलते? हम 7 दिन भी वहीं रहेंगे और तुम स्नॉकल करना सीख सकते हो। विनय ने सिर हिलाया और कहा, समुद्र तट क्यों? पहाड़ क्यों नहीं? कार्लोस ने आह भरी और कहा, मेरे लड़के, तुम्हारी माँ को अस्थमा है। अगर हम इस मौसम में पहाड़ों पर गए तो वह बीमार पड़ जाएगी। साथ ही गोमा शहर में समुद्र तट पहाड़ों से दूर है। बहुत समझाने बुझाने के बाद वे विनय को समुद्र तट पर जाने के लिए राजी करने में कामयाब रहे। कार्लोस ने फिर अपनी सचिव को बुलाया और कहा, आलम, पहाड़ों में किसी को लूटने के लिए कुछ आदमियों का इंतजाम करो। आलम हैरान था, लेकिन उसने सिर हिलाया और अपने निर्देश प्राप्त करने के बाद चला गया। हफ्ता बीत गया और रवि ने अभी अभी वर्चुअल दायरे में अपना सत्र पूरा किया था। कल सुबह वे घर से पहाड़ों की ओर निकलेंगे और उससे पहले रवि और राधा ने सब कुछ पैक कर लिया था। युवा व्यक्ति को, हालांकि, एक और चीज से निपटना था। पिछली बार जब वह लिली को मनोरंजन पार्क ले गया था तो उसे सिस्टम से एक लॉटरी व्हील मिला था और वह उसका उपयोग करने की अपनी इच्छा को रोक रहा था। वह इसका उपयोग तभी करना चाहता था जब यह आवश्यक या विशेष हो। तो वह बिस्तर पर लेटा हुआ गहरी सांस ली और लॉटरी व्हील उसकी नजर के सामने प्रकट हुआ। युवा व्यक्ति ने गहरी सांस ली और सोचा, शुरू करो। लॉटरी व्हील को 3 खंडों में विभाजित किया गया था, सफेद, लाल और चांदी, और तीनों रंगों के बीच सोने की एक पतली हेयरलाइन लकीर। सिस्टम ने उसे बताया था कि उसके पास 3 बड़े खंडों से कुछ निकालने की अधिकतम संभावना थी। हालांकि सुनहरी बाधा रेखाएं भी पुरस्कार खंड थी, लेकिन उन्हें कभी भी अनलॉक करने की संभावना 0.00001% से कम थी। कुछ क्षणों के बाद युवा व्यक्ति ने कहा, रुको। पहिया धीमा हो गया और धीरे धीरे रुक गया। जबकि रवि सोने का पुरस्कार जीतने के बारे में अत्यधिक आशावादी नहीं था, वह उनमें से सबसे कम, सफेद ग्रेड के पुरस्कार प्राप्त न करने के लिए भी प्रार्थना कर रहा था। लॉटरी व्हील लाल खंड पर रुका। सुई सुनहरे विभाजन को छूने के बहुत करीब थी और रवि ने सोचा, किस्मत वाकई लोगों को छेड़ना जानती है। सिस्टम ने आवाज दी, पिंग, होस्ट, आपने खतरा धारणा कौशल प्राप्त किया है। ये कौशल आपको दूसरों के आपके प्रति इरादे को अस्पष्ट रूप से पता लगाने की अनुमति देगा। रवि को ये कौशल कुछ हद तक उपयोगी लगा और उसने सिर हिलाया। रात जल्दी बीत गई और सुबह दंपति पर एक छोटे से शैतान ने छापा मारा जो उनके कमरे में घुस गया और उनके बीच घुस गया। जैसा उसने कहा, हमें देर हो रही है, आप बूढ़े लोग बहुत धीमे हैं। लिली बहुत उत्साहित थी और उसे उठने के लिए मजबूर किया गया। दंपति ने एक दूसरे को देखा और सोचा कि क्या ये बच्चा सोता भी है। रवि और राधा बिस्तर से उठे और उन्होंने बाहर जाने की तैयारी शुरू कर दी। कपड़ों के एक जोड़े और थर्मल कपड़ों को छोड़कर बाकी सब कुछ पैक करके एसयूवी में रख दिया गया था। उनके पास इतना सामान था कि रवि को आधी पिछली सीट को मोड़ना पड़ा और काइल की मदद से सामान अंदर रखना पड़ा। नाश्ता करने के बाद तीनों कार में बैठ गए और लिली ने पूछा, हम, बाबा, अंकल काइल और अंकल जॉक हमारे साथ नहीं आ रहे हैं? रवि ने सिर हिलाया और कहा, चूंकि हम छुट्टी पर जा रहे हैं तो उन्हें भी छुट्टी मिलनी चाहिए, है ना? लिली ने सिर हिलाया और धीरे से कहा, बाबा, आप बहुत दयालु हैं। राधा ने अपनी आंखें घुमाईं और कहा, सुबह सुबह अपने पिता की मीठी बातें कर रही हो। तुम कितनी आकर्षक हो। वे दोनों रवि को लेकर एक दूसरे से झगड़ना पसंद करते थे और युवा व्यक्ति कार चलाते हुए मुस्कुराया। उसकी गति स्थिर थी और उसकी इंद्रियां तेज थीं। हालांकि जब वे शहर से बाहर निकलने वाले थे तो रवि ने महसूस किया कि कोई उसे देख रहा है। उसने खिड़की से बाहर देखा और पाया कि दूसरी तरफ से कार्लोस एलियट उसे घूर रहा था। वह नहीं जानता था कि यह क्या था या यह आदमी इस समय यहां कैसे आ गया। उसकी मुद्रा को देखकर वह स्पष्ट रूप से किसी का इंतजार कर रहा था। रवि ने ज्यादा नहीं सोचा और अपने रास्ते पर चलता रहा। रास्ते में लिली और राधा कुछ यात्रा गीत गा रहे थे। इससे पहले कार राजमार्ग पर पहुंची और छोटी लड़की सो गई। रवि ने राधा को देखा और कहा, तुम्हें भी थोड़ी नींद लेनी चाहिए, क्योंकि पहाड़ों के तल तक पहुंचने से पहले भी ड्राइव में लगभग 10 घंटे लगेंगे। राधा ने सिर हिलाया और जवाब दिया, ये कैसा रहेगा, तुम मुझे अभी ड्राइव करने दो और फिर 5 घंटे बाद मैं तुम्हें दे दूंगी। इस तरह तुम पहाड़ों में ठीक रहोगे और फिर मैं आराम करूंगी। तुम्हें पता है कि मुझे वहां चक्कर आते हैं। रवि मुस्कुराया और फिर उसने राजमार्ग पर आराम क्षेत्र में कार पार्क की। इससे पहले वह कार से उतरा और राधा के साथ सीटें बदली। दोनों की अपनी यात्रा के लिए बहुत सारी योजनाएं थीं। वे लिली को सबसे अच्छा अनुभव देना चाहते थे और खुद भी यात्रा का आनंद लेना चाहते थे। आखिरकार अनकोर शहर छोड़ने के बाद से युग बीत गए थे।
हालांकि उन्हें नहीं पता था कि किसी ने पहाड़ों में उनके लिए एक जाल बिछाया था और यह ट्रिगर होने वाला था। क्या आप अगला अध्याय जारी रखना चाहेंगे? अध्याय 86, पहाड़ों का सफर और अचानक हमला। राधा कार चला रही थी, जबकि रवि ने अपनी चश्मा ड्राइवर की सीट पर रखा और सो गया। पीछे लिली भी अपनी यात्रा सीट में सुरक्षित थी, और वह भी गहरी नींद में सो रही थी। राधा ने सावधानी से गाड़ी चलाना सुनिश्चित किया, और जब उसने कोई मोड़ भी लिया तो हलचल बहुत तेज नहीं थी। 5 घंटे की ड्राइव के बाद राधा थोड़ी थक गई, क्योंकि उसे इतनी लंबी यात्रा करने की आदत नहीं थी, और वह भी तब जब 2 लोग उसके बगल में सो रहे थे। नींद बहुत संक्रामक थी। उसने रवि के कंधे को थपथपाया और युवा व्यक्ति नींद से जाग गया। उन्होंने कार को आराम क्षेत्र में पार्क किया। रवि ने अपने शरीर को खींचा और अपना चेहरा धोया। इससे पहले उसने नियंत्रण संभाला और आगे बढ़ गया। वह अपनी ड्राइविंग में स्थिर था, और कुछ घंटों के बाद लिली जाग गई। उसे कुछ खाना था। राधा ने रास्ते में खाने के लिए कुछ स्नैक्स पैक किए थे। हालांकि रवि ने फिर भी पूछा, क्या मुझे आने वाले आराम क्षेत्र में पार्क करना चाहिए ताकि वह थोड़ा घूम सके? उसने आज कोई व्यायाम नहीं किया है। युवा महिला ने थोड़ी देर सोचा और सहमत हो गई। जैसा उसने कहा, हाँ, ये ठीक होना चाहिए। राजमार्ग पर विभिन्न शहरों में जाने के लिए बहुत सारे निकास थे, और अंकोर शहर कौशल राष्ट्र के उत्तरी भाग में स्थित था। हर 1 घंटे या 60 किलोमीटर के अंतराल पर कई आराम क्षेत्र थे। इसके अलावा एक आपातकालीन क्षेत्र था। हालांकि कोई भी उस लेन में नहीं रुक सकता था, और न ही रुकना चाहिए जब तक कि यह कोई आपात स्थिति न हो। वे आराम क्षेत्र में आए, और रवि ने कार को स्लॉट में पार्क किया। राधा ने कहा, मैं जाकर इसे फिर से भरवाऊंगी। तुम्हें लिली को स्टोव पर ले जाना चाहिए और देखना चाहिए कि क्या हमें कुछ और स्नैक्स खरीदने चाहिए। रवि ने सिर हिलाया, और फिर वह और लिली आराम क्षेत्र में सुविधा स्टोव की ओर बढ़े। युवा व्यक्ति समझ गया कि राधा उसे लिली के साथ जाने के लिए क्यों चाहती थी, क्योंकि यह एक नई जगह थी। वे किसी को नहीं जानते थे, और अगर उन्हें कोई परेशानी आती तो रवि लिली की रक्षा करने में राधा से अधिक सक्षम था। छोटी लड़की स्टोव के अंदर चली गई और उसने सबसे पहले कहा, बाबा, मुझे वॉशरूम जाना है। रवि हैरान था, लेकिन जल्दी से चारों ओर देखकर उसने वॉशरूम का पता लगाया और लिली को वहां ले गया। छोटी लड़की अंदर चली गई और रवि एक गार्ड की तरह बाहर खड़ा रहा। उसने आसपास बहुत से लोगों को देखा, लेकिन उसने किसी पर भरोसा नहीं किया। क्या होगा अगर इनमें से कोई भी सभ्य दिखने वाला व्यक्ति शिकारी निकला? 10 मिनट के बाद उसकी चिंता चरम पर पहुंच गई, और वह अंदर घुसने ही वाला था। उसने लिली को बाहर आते देखा और राहत की सांस ली। उसने जल्दी से जांच की और पूछा, बेबी, क्या तुम ठीक हो? लिली ने सिर हिलाया और हंसी। जैसा उसने कहा, बाबा, मैं टॉयलेट में गई थी और कोई लड़ाई में नहीं। रवि ने आह भरी और कहा, हाँ, तुम एक बड़ी लड़की हो और बाबा बेवकूफ है। लिली मुस्कुराई और उसे कसकर गले लगाया। वह जानती थी कि वह बस उसकी चिंता कर रहा था। दोनों लोगों ने कुछ स्नैक्स उठाए और बिल का भुगतान किया। इससे पहले वे बाहर निकले, जहां राधा पहले से ही उनका इंतजार कर रही थी। उन्होंने सामान कार के अंदर रखा, लेकिन अंदर नहीं गए। रवि ने लिली को कुछ स्ट्रेचिंग अभ्यास में उसका पालन करने के लिए निर्देशित किया, और राधा भी इसमें शामिल हो गई। 15 मिनट के बाद वे वाहन के अंदर बैठ गए और पहाड़ों की ओर चल दिए। कार में लिली ने पूछा, बाबा, हम कहाँ कैंप करेंगे? रवि गाड़ी चलाते हुए मुस्कुराया। उसने कहा, पहले हम यूटोपिया अनुसंधान केंद्र में एक पैकेज छोड़ेंगे, और फिर हम पास के पहाड़ की चोटी पर कैंप करेंगे। लिली उत्सुक थी और पूछा, यूटोपिया अनुसंधान केंद्र क्या है? राधा ने जवाब दिया, यह एक ऐसी जगह है जहां बहुत सारे विद्वान समाज को बेहतर बनाने में मदद करने के लिए दवा, प्रौद्योगिकी जैसी नई चीजें लाने की कोशिश करते हैं। लिली ने चिल्लाकर पूछा, तो हम वहां क्या देने जा रहे हैं? रवि हंसा और उसने कहा, खैर, अगर तुम मेरे लिए इसे एक रहस्य रखने का वादा करो तो मैं तुम्हें बताऊंगा। लिली ने जल्दी और उत्साह से सिर हिलाया और कहा, हाँ हाँ, मैं वादा करती हूँ बाबा। रवि मुस्कुराया और कहा, खैर, जो हम देने जा रहे हैं वह ये जानकारी है कि चंद्रमा और तारों के करीब कैसे उड़ना है। लिली चौंक गई। उसने अपनी आंखें चौड़ी कर लीं और पूछा, तो क्या हम एक दिन चंद्रमा को छू सकते हैं? रवि ने सिर हिलाया और कहा, जब तुम बड़ी हो जाओगी तो हम चंद्रमा को छू पाएंगे, और कौन जानता है, हम वहां भी रह पाएंगे। लिली ने ताली बजाई और कहा, मुझे आश्चर्य है कि क्या चंद्रमा यहां से जितना सुंदर दिखता है उतना ही सुंदर है। उसने अपना सिर उठाया और पैनोरमिक सनरूफ के माध्यम से वह तारों को देख सकती थी। पहाड़ घनी आबादी वाले नहीं थे और प्रकाश प्रदूषण कम था। तारे शानदार ढंग से चमक रहे थे, और जैसे जैसे वे पहाड़ों में गहरे उतरते गए सड़कें अंधेरी होती गईं और आकाश उज्जवल होता गया। लिली ने तारों को देखा और धीरे धीरे वह सो गई। कुछ और किलोमीटर के बाद रवि ने अचानक कार रोक दी और राधा ने पूछा, क्या हुआ? रवि ने सड़क पर देखा और रोशनी को हाई बीम पर कर दिया। राधा हैरान थी, क्योंकि उसने सड़क के बीच में आधा दर्जन पुरुषों को खड़ा देखा। उसने धीमी आवाज में पूछा, ये लोग कौन हैं? रवि ने फॉग लैंप भी चालू कर दिए और पाया कि लोग लाठी और खोखरी पकड़े हुए थे। उसके चेहरे पर गंभीर भाव आ गए और उसने कहा, पहाड़ी लुटेरे। राधा हैरान थी और पूछा, इस युग में अभी भी ऐसे लोग हैं जो ऐसा करते हैं?
रवि ने सिर हिलाया, उसने अपनी सीट बेल्ट खोली और कहा, वे इतनी आसानी से हार नहीं मानेंगे, और हमें इस जंगल में खुद का बचाव करना होगा। तो मैं उनका सामना करने जा रहा हूँ, चिंता मत करो, मैं उन्हें संभाल सकता हूँ। हालांकि जब मैं बाहर जाऊं तो ड्राइविंग सीट ले लो और तैयार रहो। राधा उसका मतलब समझ गई, और उसने देखा कि कुछ आदमी अब वाहन के करीब आ रहे थे। उसकी आंखों के कोने से उसने रवि को झुकते हुए और सीट के नीचे से एक काली छड़ी जैसी वस्तु निकालते हुए देखा। उसने कहा, चिंता मत करो, मेरे पास हथियार लाइसेंस है। डैश कैम सब कुछ रिकॉर्ड करेगा। ये कहकर उसने दरवाजा खोला और कार से उतर गया। राधा जानती थी कि यह झगड़ने या सवाल करने का समय नहीं था, इसलिए उसने तेजी से स्थिति बदल ली, कार को लॉक कर दिया और गाड़ी चलाने के लिए तैयार स्थिति मान ली। कार के बाहर रवि पुरुषों के पास तेजी से नहीं गया, उसने अपनी खोखरी निकाली और उसे अपनी पीठ के पीछे छिपा लिया। उसने ये सब तब किया जब वह रोशनी के पीछे खड़ा था, क्योंकि वह डाकुओं को यह नहीं दिखाना चाहता था कि उसके पास चाकू था। वह पुरुषों के पास गया और जोर से पूछा, दोस्तों, क्या बात है? अंधेरे में सड़क के बीच में खड़ा होना खतरनाक है, आप जानते हैं। 6 आदमी हैरान थे। आमतौर पर लोग उन्हें देखते थे और या तो वे तेजी से मुड़ जाते थे या वे कांपते थे। हालांकि ये पहली बार था जब उन्होंने किसी को इतना बहादुर देखा था कि उन्हें चुनौती दे। एक आदमी ने कहा, यो सुंदर लड़के, मैंने नहीं सोचा था कि तुम इतने बहादुर होगे। चलो अब कीमती सामान और कार की चाबी सौंप दो, हम तुम्हें और तुम्हारे परिवार को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते। रवि ने आह भरी और पूछा, भाई तुम सब पैसे चाहते हो, है ना? भले ही तुम सारा कीमती सामान ले लो और कार बेच दो तो भी 100,000 मिलेंगे। हाँ, मैं तुम सबको 50,000 रुपये तुरंत दे दूं तो कैसा रहेगा? क्या तुम मुझे जाने दे सकते हो? मेरी बेटी सिर्फ 4 साल की है, भाइयों कृपया दया करो। उसके प्रस्ताव ने कुछ लोगों को चौंका दिया। उन्होंने एक दूसरे को देखा और उनमें से एक ने कहा, बेवकूफों, अगर वह चला गया तो मालिक हमारे साथ क्या करेगा? बस उसे लूटो जैसा हमें बताया गया था। रवि मुस्कुराया और संवाद के बाद डाकू ने अपने हाथ में एक खुखरी के साथ उस पर हमला किया। रवि ने एक कदम आगे बढ़ाया, वह झुक गया और खुखरी से वार किया। हालांकि परेशानी से बचने के लिए उसने ब्लेड के कुंद किनारे का इस्तेमाल किया और अपने प्रतिद्वंद्वी के घुटने पर मारा। अचानक हुई हरकत ने डाकू को अप्रत्याशित रूप से पकड़ लिया और उसके घुटने पर जोर से चोट लगी। इतनी जोर से कि सभी ने एक झंझनाहट की आवाज सुनी। डाकू जमीन पर गिर गया और कराहने और चिल्लाने लगा, हरामी, उसे मारो तुम सब। बाकी डाकू भी चार्ज हो गए, लेकिन रवि ने जबरदस्त फुर्ती दिखाई और उन सभी पर पलटवार किया। उसकी हरकतों ने डाकुओं को भ्रमित कर दिया और 2 मिनट के भीतर वे सभी दर्द से कराहते हुए जमीन पर पड़े थे। युवा व्यक्ति ने आह भरी और कहा, तुम्हें पैसे ले लेने चाहिए थे। नहीं, अब क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम सबको 10-10 हजार दूं ताकि तुम चिकित्सा सहायता ले सको, और यह भी बताओ कि तुम्हें किसने इसके लिए तैयार किया था? 5 मिनट बाद रवि ड्राइवर की तरफ आया और राधा अपनी सीट पर वापस आ गई। युवा व्यक्ति कार में बैठ गया और वे डाकुओं के किनारे हटने के बाद चले गए। राधा ने पूछा, क्या हुआ? रवि ने सिर हिलाया और जवाब दिया, बस घर पर एक छोटा सा कीड़ा। मैं लौटने पर उस आदमी से निपटूंगा। 1 घंटे बाद रात के 8 बज रहे थे जब वे यूटोपिया अनुसंधान केंद्र के प्रवेश द्वार पर आए। गार्ड तब हैरान रह गए जब रवि ने उन्हें बताया कि वह प्रोफेसर अमीना युलू के साथ एक नियुक्ति के लिए यहाँ है। क्या आप अगला अध्याय जारी रखना चाहेंगे? अध्याय 87, अनुसंधान केंद्र में एक रात और पहाड़ों में रोमांच। रवि अनुसंधान केंद्र के अंदर चला गया और देखा कि प्रोफेसर अमीना युलू इमारत के गेट पर आ गई थी और रवि उनकी आंखों में चमक देख सकता था। लिली ने उन्हें शीशे से देखा और पूछा, वह दादी ऐसी लग रही हैं जैसे वह अपने बाबा के आइसक्रीम लाने का इंतजार कर रही हों। रवि एक पल के लिए हक्का बक्का रह गया और फिर वह मुस्कुराया जैसा वह कार से बाहर निकला। युवा व्यक्ति ने लोगों का परिचय कराया और कुछ मिनटों की बातचीत के बाद रवि ने छोटी पेन ड्राइव सौंप दी और कहा, आपको जो कुछ भी चाहिए वह इसमें है, लेकिन कृपया मुझसे वादा करें कि आप सब इसे गुप्त रखेंगे और एक बार शोध शुरू करने के बाद अपने स्वास्थ्य को लेकर लापरवाह नहीं होंगे। अमीना युलू मुस्कुराए और कहा, मिस्टर कुमार, हम बूढ़े हो सकते हैं, लेकिन हम समझते हैं कि अगर हम शोध के बीच में ही मर गए तो कोई और सफल समापन के बाद आने वाले श्रेय और प्रसिद्धि को साझा करने के लिए आगे बढ़ेगा। तो चिंता मत करो, हम लापरवाह नहीं होंगे। रवि ने सिर हिलाया और फिर उन्हें डॉक्टरों द्वारा मेस हॉल में ले जाया गया, जहां एक अत्यधिक प्रशिक्षित शेफ ने उन्हें एक शानदार रात का खाना परोसा। भोजन के बाद लिली ने जगह के बारे में अपनी जिज्ञासा व्यक्त की और तीनों के परिवार ने अमारा हक, संपर्क अधिकारी और जगह के प्रबंधक के नेतृत्व में एक दौरा किया। अमारा ने लिली को विभिन्न प्रयोगशालाओं की भूमिकाओं और कुछ अलग मशीनों के बारे में बताया जिनके बारे में वह जानती थी, और दंपति ने अपनी बेटी को ये सब देखकर मंत्रमुग्ध होते देखा। देर रात तक उन्होंने दौरा खत्म नहीं किया और लिली रवि की बाहों में सो गई। युवा व्यक्ति ने राधा से चर्चा की और वे एक क्वार्टर में रात बिताने के लिए सहमत हुए जो आगंतुकों के लिए खाली और साफ रखा गया था। अमारा ने पहले से ही कमरे की व्यवस्था करने में पर्याप्त विचारशील थी।
रात बिना किसी सपने के बीत गई, लेकिन रवि ने अपने आभासी दायरे में वन्यजीवों के अस्तित्व का एक कोर्स किया, और वह सुबह अपनी जैविक घड़ी के अनुसार जाग गया। उसने राधा और लिली को परेशान नहीं किया। इससे पहले वह कमरे से बाहर निकला और अनुसंधान सुविधा के चारों ओर थोड़ी दौड़ लगाई। पूरे समय उसने देखा कि जगह की सुरक्षा मजबूत थी। ये जगह कभी कभी सेना के लिए भी अनुसंधान करती थी और इस प्रकार उनके पास सशस्त्र सुरक्षा गार्ड भी थे। कुछ गश्ती गार्डों ने रवि से सवाल किया, लेकिन जब उन्होंने उसका वीवीआईपी आगंतुक कार्ड देखा तो उसे जाने दिया। वापस आकर रवि ने पाया कि दोनों महिलाएं जाग गई थीं और तैयार हो रही थीं। उन्होंने कैफे में कुछ हल्का नाश्ता किया, जहां लिली अपनी जिज्ञासा को रोक नहीं पाए और कुछ शोध वैज्ञानिकों के पास गई और उनसे कुछ सवाल पूछे, जैसे, सर, आप वैज्ञानिक क्यों बने? कई पुराने डॉक्टर इस अचानक घुसपैठ से हैरान थे, लेकिन उन्होंने खुशी से जवाब दिया। आखिरकार लिली बहुत प्यारी थी। लगभग दोपहर हो चुकी थी जब उन्होंने लोगों को अलविदा कहा और पहाड़ों में और गहरे उतरते हुए चले गए। लिली शांत थी और रवि ने पूछा, प्रिय, क्या तुम कुछ सोच रही हो? लिली ने गुनगुनाया और पूछा, मुझे आश्चर्य है कि जब मैं बड़ी हो जाऊंगी तो क्या बनूंगी? क्या मैं एक सैनिक बनूंगी? क्या मैं एक वैज्ञानिक बनूंगी? क्या मैं एक व्यवसायी बनूंगी? उफ, भविष्य बहुत तनावपूर्ण लगता है। राधा हंसी, लेकिन जल्दी से अपना मुंह ढक लिया और अपनी हंसी को दबा दिया। रवि खुद निस्तब्ध रह गया और उसने कहा, हाँ, तो इसीलिए उस पल पर ध्यान केंद्रित करो जिसमें तुम हो, मेरी प्यारी। इस जीवन में बहुत सी चीजें हैं जिन्हें हम नियंत्रित करना और सोचना चाहते हैं, लेकिन सब कुछ हमारी इच्छा के अनुसार काम नहीं करता है। यह कोई मशीन नहीं है जिसे हमने डिजाइन किया है, और यहाँ तक कि जिन मशीनों को हम डिजाइन करते हैं वे भी विभिन्न कारणों से खराब हो सकती हैं, है ना? तो पलों का आनंद लो और वह सब सीखो जो तुम कर सकते हो और जो तुम सीखना चाहते हो। तुम समझी मेरा मतलब? लिली ने सिर हिलाया और कहा, मैं समझती हूँ बाबा। इसमें से कुछ। रवि शांत हो गया और गाड़ी चलाने पर ध्यान केंद्रित किया। कुछ किलोमीटर के बाद वे सड़क के किनारे चले गए और एसयूवी को थोड़ा चिकने पहाड़ पर चढ़ने के लिए 4 व्हील ड्राइव मोड में डाल दिया गया। जब ऐसा हुआ तो लिली उत्साहित महसूस हुई और युवा व्यक्ति ने अपनी कार को पहाड़ी के किनारे एक अपेक्षाकृत सपाट सतह पर रोक दिया। उसने राधा और लिली को नीचे उतरने में मदद की और छोटी बच्ची ने हवा को काफी नाटकीय रूप से सांस लिया। इससे पहले उसने टिप्पणी की, कितनी ताजी, ऐसा लगता है जैसे मैंने कोई मीठी गोली खा ली हो। राधा अपनी बेटी के अतिशयोक्ति पर मुस्कुराए। हालांकि वे रवि को देखने के लिए मुड़े और उसे दृश्यों को देखते हुए कुछ सोचते हुए पाया। लिली ने पूछा, बाबा, आप क्या सोच रहे हैं? युवा व्यक्ति ने जवाब दिया, मैं यहाँ आसपास कैंप लगाने के बारे में सोच रहा हूँ। चलो शुरू करते हैं। राधा ने पूछा, आपको हमसे क्या करने की आवश्यकता है? रवि ने सिर हिलाया और जवाब दिया, मैं जगह साफ करूंगा, पत्थर इकट्ठा करूंगा और टेंट लगाऊंगा। तुम नीचे जाकर कुछ पानी इकट्ठा कर सकती हो अगर हमारे पास कम है। हम इसे बाद में उबालेंगे। लिली ने दोनों लोगों को देखा और कहा, कोई मुझे अपना मोबाइल दे कृपया। मैं तस्वीरें लेना चाहती हूँ और जो तुम करते हो उसे रिकॉर्ड करना चाहती हूँ। रवि मुस्कुराया और कैमरा चालू करने के बाद उसे मोबाइल सौंप दिया। लिली ने वीडियो रिकॉर्ड किया और कमेंट्री की। उसने रवि से कई सवाल भी पूछे, जैसे, बाबा, आप पत्थरों को एक शकल में क्यों ढेर कर रहे हैं? रवि ने जवाब दिया, हम शकल के अंदर एक आग जलाएंगे और पत्थर इसे जमीन पर फैलने और बाद में हमें नुकसान पहुंचाने से रोकेंगे। उसने जल्दी से जगह साफ करना शुरू कर दिया और फिर उसने आसपास से टहनियां और लकड़ी इकट्ठा करना शुरू कर दिया और उन्हें पत्थर के घेरे के अंदर स्थापित किया। राधा 2 बड़ी पानी की बोतलों के साथ वापस आए और कहा, पानी में बहुत सारी मछलियां हैं। रवि ने सिर हिलाया और कहा, मैं बाद में मछली पकड़ूंगा, चलो पहले टेंट लगाते हैं। राधा सहमत हो गई और फिर उन्होंने टेंट लगाना शुरू कर दिया जबकि लिली ने सब कुछ रिकॉर्ड किया। पूरे काम में उन्हें 1 घंटा लगा और जब टेंट लग गया तो राधा ने लिली से फोन ले लिया, जो टेंट के अंदर घुस गई और नर्म हवादार आधार पर खुद को फेंक दिया और हंसते हुए उछलती रही। रवि ने अपनी पत्नी को देखते हुए आह भरी और कहा, शुक्र है मैंने हमें एक कुशन वाला टेंट दिलवाया। ये छोटी शैतान घायल हो जाती। महिला हंसी और जवाब दिया, मिस्टर कुमार, आप कितने बुद्धिमान हैं। तीनों टेंट के अंदर एक दूसरे के साथ खेले। टेंट में 5 लोग रह सकते थे और इससे उन्हें पर्याप्त जगह मिली। कुछ मिनटों के बाद वे टेंट से बाहर आए और लिली ने जलाऊ लकड़ी को देखा जैसा उसने पूछा, बाबा, क्या हम अब आग जला सकते हैं? थोड़ी ठंड लग रही है। रवि ने सिर हिलाया। वह इस तथ्य को कैसे नजरअंदाज कर सकता था कि हवा उसकी राजकुमारी को असहज महसूस करा रही थी। उसने एक इग्निशन पत्थर निकाला और लिली को पास आने के लिए बुलाया। राधा ने अपना फोन उठाया और प्रक्रिया को रिकॉर्ड किया। रवि ने एक बड़े पत्थर पर कुछ लकड़ी के बुरादे इकट्ठा किए और लिली को दिखाया कि चिंगारी पैदा करने के लिए इग्नाइटर के चाकू जैसे हिस्से को पत्थर से कैसे रगड़ना है और फिर उसे लकड़ी के बुरादे की ओर मुंह करके ऐसा करने के लिए कहा। लिली थोड़ी हैरान और अनिश्चित थी क्योंकि उसकी हरकतें सख्त थीं। फिर रवि उसके पीछे घुटने के बल बैठ गया और उसके हाथ को धीरे से पकड़ा। इससे पहले उसने वही हरकत की और बार बार वार करने के बाद चिंगारी ने लकड़ी के बुरादे को जला दिया।
लिली बुरादे से धुआं उठता देखकर हैरान थी और रवि ने धुएं के टुकड़े को पत्थर के घेरे के अंदर रखा और एक छोटी सी खिड़की का इस्तेमाल किया जिसे उसने जानबूझकर 3 परत वाली पत्थर की सीमा के निचले हिस्से में हवा देने के लिए छोड़ा था। हवा ने सूखी लकड़ी की टहनियों और डंडों को जला दिया। 1 मिनट के बाद आग लग गई। आसपास भी गर्म होने लगा और लिली मुस्कुराते हुए जमीन पर बैठ गई। फिर रवि ने जानवरों को भगाने वाले जाल लगाए जो उसने पहले प्राप्त किए थे और अपना चाकू निकाला। जैसा उसने कहा, राधा, मैं लकड़ी इकट्ठा करने के लिए नीचे जा रहा हूँ। राधा ने सिर हिलाया और कहा, सावधान रहना। ये कहकर रवि पहाड़ी से नीचे चला गया क्योंकि नदियों के किनारे कुछ पुराने पेड़ खड़े थे। उसने बहुत सारी लकड़ी इकट्ठा करने के लिए बड़े चाकू का इस्तेमाल किया और उन्हें एक रस्सी से बांध दिया। इससे पहले वह पहाड़ी पर वापस चला गया। जब वह ऊपर जा रहा था तो वह एक पल के लिए रुका क्योंकि जमीन पर उसने कुछ कृंतक के निशान देखे। उसके दिल में उनका शिकार करने की इच्छा थी, लेकिन ये याद करते हुए कि लिली प्यारे खरगोशों को नुकसान न पहुंचाने के बारे में कितनी अधिक थी, उसने आह भरी और हम शिकारी नहीं हैं, हम शिकारी नहीं हैं, बुदबुदाते हुए अपने रास्ते पर चलता रहा। सिस्टम की आवाज आई, पिंग, होस्ट, आपने अपनी बेटी के लिए शिकार करने की अपनी इच्छा त्याग दी है। आपको बुनियादी मछली पकड़ने के कौशल से पुरस्कृत किया जाता है और एक मछली पकड़ने का लाभ जो शिकार पकड़ने की आपकी संभावना को 50% बढ़ा देता है। रवि हैरान था और कहा, आपके त्वरित लाभ सिस्टम के लिए धन्यवाद। मुझे चिंता थी कि हम भूखे रह सकते हैं और स्नैक्स पर निर्भर रहना पड़ सकता है। क्या आप अगला अध्याय जारी रखना चाहेंगे? अध्याय 88, मछली पकड़ने का रोमांच और मार्लिन परिवार का अंदरूनी कलह। पहाड़ पर वापस चढ़ने के बाद रवि ने गहरी सांस ली और कहा, खैर देवियों, क्यों न हम नीचे जाकर कुछ मछली पकड़ें। लिली उछलकर खड़ी हो गई और बोली, मैं बाल्टी उठाऊंगी। रवि हंसा और सिर हिलाया। जैसा वह कार के पास गया और सारा सामान निकाला, मछली पकड़ने वाली छड़ी और फिर छोटी बाल्टी जिसका उपयोग मछलियों को वापस ऊपर ले जाने के लिए किया जाएगा। वह मछली पकड़ने के तुरंत बाद उसे मारना नहीं चाहता था। वह ये सुनिश्चित करना चाहता था कि वे तब तक ताजी रहें जब तक वह अंततः उन्हें पका न दे। तीनों पहाड़ी से नीचे उतर गए और रवि ने दोनों को नीचे ले जाते समय बहुत सावधानी बरती। राधा अभी भी अपने कदम का ध्यान रख सकती थी, लेकिन लिली एक बच्ची थी और वह नहीं जानती थी कि एक बार ठोकर लगने पर ढलान कितनी खतरनाक हो सकती है। कुछ मिनटों के बाद वे धारा के किनारे दिखाई दिए और रवि ने कुछ कीमा बनाया हुआ मांस का चारा लिया और सावधानी से इसे हुक के चारों ओर लपेटा और रेखा को दूर फेंक दिया। फिर वह बैठ गया और अपनी आंखें बंद कर लीं। सिस्टम कौशल ने ऐसा कर दिया कि वह एक पूर्ण नौसिखिया की तुलना में रेखा की गति को थोड़ा बेहतर ढंग से महसूस कर सके। लिली ने पूछा, बाबा, हम मछली कब पकड़ेंगे? राधा ने जवाब दिया, जब तुम शांत रहोगी। तुम्हें पता है कि जब तेज आवाज होती है तो वे डर जाते हैं। लिली हैरान थी और फुसफुसाते हुए पूछा, वे ये सब कैसे सुन सकते हैं? उनके कान नहीं होते। रवि जोर से हंसना चाहता था जब उसने महसूस किया कि राधा उसे गंभीरता से देख रही थी। उसने गहरी सांस ली और कहा, तो जब हम कुछ कहते हैं तो हम कंपन पैदा करते हैं। मछली इन कंपनों को महसूस कर सकती है और इस प्रकार वे सतर्क हो जाती हैं। तुम भविष्य में सीखोगी, प्यारी। लिली ने सिर हिलाया और रवि अचानक सीधा बैठ गया और बोला, चुप। दोनों महिलाएं शांत हो गईं और अपनी मछली पकड़ने वाली रेखा पर हलचल महसूस करते हुए रवि मछली को बाहर निकालने ही वाला था जब हलचल बंद हो गई। युवा व्यक्ति ने भौहें चढ़ाईं, ये सोचते हुए कि मछली भाग गई। उसने रेखा को खींचने के लिए लीवर छोड़ दिया, लेकिन जैसे ही उसने ऐसा किया, रेखा दूसरी तरफ से खींची गई। रवि ने लीवर को पकड़े रखा और उसने मछली के साथ खींचने और छोड़ने की रणनीति खेलना शुरू कर दिया। उसने चीज को एक बार खींचने दिया और 3 बार लपेटा। कुछ मिनटों तक धैर्यपूर्वक लपेटने के बाद उसने मछली पकड़ने वाली छड़ी को झटका दिया और लगभग आधा मीटर की एक बड़ी मछली धारा से बाहर निकल गई। इससे पहले वह किनारे पर गिरी, अभी भी फड़फड़ा रही थी। लिली हक्की बक्की रह गई और फिर रवि पास गया, मछली के किनारे पर अपना पैर रखा, हुक निकाला और सावधानी से उसे अपने हाथ में पकड़े रखा। इससे पहले उसे बाल्टी में ले गया। लिली हैरान थी और बोली, मैं भी मछली पकड़ना चाहती हूँ। रवि हंसा और उसे अपने पास आने के लिए बुलाया। फिर उसने उसे सिखाया जो वह जानता था और उन्होंने रेखा को फेंका और इंतजार करते हुए बैठ गए। राधा उन दोनों को देख रही थी और कुछ सोचने के बाद उसने कहा, तुम इसे लोगों को क्यों नहीं स्ट्रीम करते? मैंने देखा है कि इन दिनों तुम कुछ भी स्ट्रीम नहीं करते। रवि ने सिर हिलाया और कहा, स्ट्रीमिंग बस कुछ ऐसा था जो मैं तब करता था जब मैं कुछ पैसे कमाने की तलाश में था। अब इसका क्या उद्देश्य होगा? राधा ने सिर हिलाया और कहा, मैंने तुम्हारा पालन किया और मैंने देखा कि लोगों को वह कितना पसंद आया जो तुमने उन्हें सिखाया। उन्हें ये पसंद आया जब तुमने उनकी मदद की। तुम कला के क्षेत्र में इसे बड़ा बना सकते हो, रवि। क्यों नहीं कोशिश करते? युवा व्यक्ति गहरी सोच में खो गया। जब सिस्टम बजा, पिंग, होस्ट, तुम्हारे साथी ने जो कहा वह समझ में आता है। यदि तुम अपने आंकड़ों को बढ़ाना जारी रखते हो तो तुम कला के क्षेत्र में एक ज्ञात व्यक्तित्व बन जाओगे और फिर तुम्हारी बेटी को भी अधिक ज्ञान मिलेगा। हर 10 बार जब तुम अपने कौशल का प्रदर्शन करते हो तो तुम्हें कौशल अद्यतन के 5 अंक मिलेंगे।
युवा व्यक्ति ने इसके बारे में सोचा और फिर उसने सिर हिलाया। जैसा उसने कहा, तुम एक अच्छा बिंदु बनाती हो, स्ट्रोई। मैं कड़ी मेहनत करूंगा। राधा मुस्कुराई जैसा उसने उसे देखा, और फिर लिली अचानक बोली, ओह, ये हिल गया। रवि ने अपना फोन राधा को दिया, जिसने तुरंत स्ट्रीमिंग ऐप खोला और स्ट्रीमिंग शुरू कर दी। उसने ये सुनिश्चित किया कि रवि का चेहरा फ्रेम से बाहर रहे। रवि के जो वफादार अनुयायी थे, वे सभी ऐसे दौड़े जैसे पिरान्हा जिन्होंने खून सूंघा हो। युवा व्यक्ति ने लोगों का अभिवादन किया और कहा, पिछले कुछ दिन व्यस्त रहे हैं और यहाँ हम हैं, कौशल राष्ट्र की टेरा पर्वत श्रृंखला में कैंपिंग कर रहे हैं। हमें एक धारा मिली और हम लिली को मछली पकड़ना सिखा रहे हैं। हालांकि, निष्पक्षता के लिए, मैं खुद एक नौसिखिया हूँ। तो, ये सब परीक्षण और त्रुटि है। बस जानो कि लिली ने एक मछली फंसाई है, चलो इसे बाहर निकालने की कोशिश करते हैं। टिप्पणियां बहने लगीं और कई लोगों ने लिली को रीलिंग और छोड़ने के निर्देशों का पालन करते देखा। रवि ने छड़ी को स्थिर रखते हुए उसे निर्देशित किया। कुछ मिनटों के बाद, उन्होंने छड़ी को एक बड़ा झटका दिया और मछली पानी से बाहर निकल गई इससे पहले वह जमीन पर गिरी। लिली जल्दी से मछली के पास दौड़ी और मछली के किनारे पर अपना पैर रखा जैसा उसने चिल्लाया, बाबा, ये चिपचिपा है। रवि हंसा और उसे बाल्टी में मछली इकट्ठा करने में मदद करने के लिए पास गया और कहा, पहली पकड़ के लिए बुरा नहीं, मेरे प्यार। राधा ने उन्हें मछली पकड़ते देखा और रवि ने दर्शकों से बात की और उसने उल्लेख किया कि उसकी पत्नी आज कैमरामैन थी, जिससे दर्शक खुश हुए और उपहार भेजने लगे। एक शानदार हवेली के बगीचे में, एक बूढ़ा आदमी अपनी छड़ी के सहारे चल रहा था। हर कुछ मिनटों में, वह अपना सिर उठाता और हवेली के दरवाजे को देखता। कुछ मिनटों के बाद, दरवाजा खुला और एक अच्छी तरह से कपड़े पहनी मध्य आयु वर्ग की महिला स्पोर्ट्स आउटफिट में बाहर आई। उसने बूढ़े आदमी को देखा और आह भरी। इससे पहले उसने पूछा, क्या चाहते हो हेक्टर? बूढ़ा आदमी हेक्टर मार्लिन था और आज वह अपनी पत्नी, हाँ, अपनी पत्नी अनास्तासिया मार्लिन से मिलने आया था। बूढ़े आदमी ने कहा, एना, क्या तुम? अनास्तासिया ने अपने पति को ठंडेपन से देखा और कहा, तुम्हें अब मुझे उस नाम से पुकारने का अधिकार नहीं है। क्या तुम समझते हो? हेक्टर अपनी बात में रुका और गहरी सांस ली। इससे पहले उसने पूछा, लेडी मार्लिन, क्या तुम हमारी बेटी से पूछ सकती हो? अनास्तासिया ने अपनी शाही व्यवहार की परवाह किए बिना अपने बगल में जमीन पर थूका और पूछा, तुम उसे अपनी बेटी कितनी आसानी से कहते हो जब तुम उससे कुछ पूछना चाहते हो? यह पाखंड की एक नई ऊंचाई है, तुम लालची बूढ़े। मुझे तुम्हें देखकर शर्म आती है और मैं उस दिन को कोसती हूँ जब मुझे तुमसे प्यार हो गया था। मुझे पता था कि तुम अपने उस गंदे बीज के बारे में पूछने के लिए यहाँ आओगे जो कौशल देश में लापता हो गया था। हालांकि, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम इतने तेज होगे, लेकिन मैं समझती हूँ, आखिरकार तुम परिवार द्वारा पाले गए शिकारी कुत्ते हो। और हाँ, तुम्हारी कुतिया जैसी बेटी कहाँ है? क्या उसे उस सुनहरे कमरे से बाहर निकलने में बहुत शर्म आती है जो उसने मेरी बेटी से छीना था? अनास्तासिया मार्लिन से निपटना आसान व्यक्ति नहीं था। वह हेक्टर के साथ लाए गए बेटे और बेटी से नफरत करती थी क्योंकि केवल वही जानती थी कि उन्होंने अतीत में उसके और राधा के साथ कैसा व्यवहार किया था। हेक्टर ने अपनी छड़ी के हैंडल को बहुत कसकर पकड़ा और अनास्तासिया ने कहा, तुम्हें जाना होगा, मुझे एक दिनचर्या का पालन करना है। कुछ लोगों के विपरीत मार्लिन परिवार के बाकी लोग अपने भ्रम से जागने लगे हैं। मुझे फिर कभी मत देखना, भाग जाओ। फिर वह हवेली के चारों ओर दौड़ने के लिए निकल गई, इस तथ्य की परवाह किए बिना कि हेक्टर उसे ऐसी नजर से देख रहा था जो लोगों को मार सकती थी अगर उसके पास शक्ति होती। जैसे ही वह हेक्टर की नजर से दूर दौड़ी, उसने एक छोटा पुराना फोन निकाला और एक नंबर डायल करने के बाद उसे अपने कान से लगाया। कॉल कुछ मिनटों के बाद कनेक्ट हुई और उसने कहा, मैं महामहिम के साथ एक बैठक का अनुरोध करती हूँ, समय आ गया है। फिर उसने अपनी दौड़ जारी रखी, और केवल वही जानती थी कि वह क्या सोच रही थी। दूसरी तरफ, रवि और लिली ने मिलकर 6 मछलियां पकड़ी और राधा ने उन्हें स्ट्रीमिंग में मदद की। फिर परिवार पहाड़ी पर वापस चला गया और सूरज ढलने वाला था। रवि ने शेफ चाकू का एक सेट, कुछ अन्य आपूर्ति और मसाले निकाले। इससे पहले उसने मछली पकाने का तरीका स्ट्रीम करना शुरू किया और लिली उसकी सहायक बन गई। राधा को अचानक अपने फोन पर एक संदेश मिला और सामग्री पढ़ने के बाद वह हैरान रह गई। इतना कि फोन धड़ाम से जमीन पर गिर गया। रवि ने ये देखा और लिली को आग से दूर रहने के लिए कहने के बाद तेजी से उसके पास पहुंचा। उसने जल्दी से पूछा, प्रिय, क्या हुआ? क्या तुम ठीक हो? राधा ने निगल लिया और कहा, मेरी माँ ने अभी अभी मुझे एक संदेश भेजा है। क्या आप अगले अध्याय के साथ आगे बढ़ना चाहेंगे? अध्याय 89, माँ का संदेश और शांति की तलाश। युवा व्यक्ति ने गहरी सांस ली जब उसने सुना कि राधा की माँ ने उसे संदेश भेजा है। उसने पूछा, संदेश में क्या कहा गया है? राधा ने खुद को संभाला और आह भरी। इससे पहले उसने कहा, माँ ने कहा कि उन्होंने मार्लिन परिवार से निष्कासित होने की मांग की है। रवि हैरान था और पूछा, यह अचानक कार्रवाई क्यों? युवा महिला ने सिर हिलाया और जवाब दिया, मुझे कोई अंदाजा नहीं है, उन्होंने केवल कहा कि वह 4 दिनों में आ रही हैं और फिर वह हमसे बात करेंगी। रवि ने अपनी भौहें चढ़ाईं और राधा ने पूछा, अगर आपको बुरा न लगे तो मैं उनसे होटल में रहने के लिए कह सकती हूँ। युवा व्यक्ति ने सिर हिलाया और पूछा, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन आप उसे क्यों माफ करना चाहती हैं?
राधा ने हल्की सी मुस्कान दी और कहा, इन सभी वर्षों में मुझे कुछ पुराने दोस्तों से धन की एक छोटी राशि मिली, वास्तव में यह माही थी जो मेरी मदद कर रही थी। अन्यथा मैं लिली का पालन पोषण और हमारा समर्थन कैसे कर पाती। रवि फिर से हैरान था, हालांकि वह शांत हो गया और पूछा, तो तुम्हारी माँ पूरे समय छाया से तुम्हारी मदद कर रही थी, तो फिर उसने हेक्टर का समर्थन क्यों किया जब उस आदमी ने अस्वीकार करने वाला बयान जारी किया। राधा ने सिर हिलाया और जवाब दिया, कुलीन परिवारों के पानी जितना तुम सोचते हो उससे कहीं अधिक गहरे होते हैं। कुछ कारण है कि वह खुले तौर पर मेरा समर्थन करने से क्यों पीछे हट सकती थी। एक महत्वपूर्ण कारण ये हो सकता है कि वे मुझे भी उसके साथ अस्वीकार कर देते और फिर हमारे पास कुछ भी नहीं बचता। रवि ने सिर हिलाया और कहा, ये समझ में आता है कि तुम्हारे परिवार के बड़े कितने प्रतिशोधी हैं। मैं पूरी तरह से कल्पना कर सकता हूं कि वे ऐसा करेंगे। अगर मुझे ठीक से याद है तो तुम्हारी माँ मार्लिन परिवार की उच्च कुर्सी विरासत में पाने वाली दूसरी व्यक्ति थी, है ना। राधा ने सिर हिलाया और कहा, हाँ। निष्कासन अनुरोध के लिए शायद ही कभी किसी कुलीन ने ऐसा किया है, और जब वे ऐसा करते हैं तो इसे बिना किसी और सवाल के स्वीकार किया जाता है और सहमति दी जाती है। अंकल मोमन ये देखकर खुश होंगे कि माँ ने दूर जाने का फैसला किया है, उन्हें उच्च कुर्सी मिल जाएगी। रवि ने सिर हिलाया और कहा, इन चीजों पर अटकलें लगाने का कोई फायदा नहीं है, हमें उसके आने और बात करने का इंतजार करना चाहिए। राधा मुस्कुराई और फिर वे दोनों खाना पकाने और इस बीच लिली द्वारा जमा किए गए सवालों के जवाब देने के लिए टेंट से बाहर चले गए। अवधि बड़ी नहीं थी, लेकिन लिली को ये जानने में कारण और तर्क खोजना पसंद था कि दुनिया में चीजें कैसे काम करती हैं। रवि और राधा ने उसे सवाल पूछने के लिए प्रोत्साहित किया ताकि वह बड़ी होने पर बेहतर बुद्धि विकसित कर सके। रवि ने आसानी से मछली का मांस निकाला और फिर उसे हड्डियों से अलग किया। इससे पहले उसने उसे कुछ लहसुन और तेल के साथ सिरेमिक पैन के अंदर डाल दिया। मछली को उथला तलने के बाद युवा व्यक्ति ने पहले से तैयार किए गए मसाले डाले और मछली को प्लेटों में परोसा। लिली ने पूछा, सिर्फ तली हुई मछली, कोई सॉस नहीं, कोई सब्जियां नहीं। राधा ने कहा, अगर तुम चाहती हो कि बाबा तुम्हारे लिए सॉस पकाएं तो हम वापस घर जा सकते हैं। छोटी लड़की ने एक झुनझुने की तरह सिर हिलाया और कहा, नहीं, ये ठीक है, हमें एक सरल जीवन जीना चाहिए और उच्च विचार बनाए रखने चाहिए। दंपति उसकी बातों पर हंसे और उन्होंने डूबते सूरज के दृश्य का आनंद लेते हुए खाना शुरू कर दिया। भोजन पूरा हो गया और फिर रवि ने सुनिश्चित किया कि वह अपने बात साफ करे और फिर उन्होंने कुर्सियां खोली और अलाव के पास बैठ गए। लिली दोनों बुजुर्गों के बीच बैठी और उसने सितारों की ओर देखते हुए पूछा, घर की तुलना में यहाँ आकाश में इतने सारे तारे हैं, ऐसा क्यों है। राधा ने उसे प्रकाश प्रदूषण के बारे में बताया और रवि ने उन्हें सुना। वह सतह पर शांत दिखाई दे रहा था, लेकिन उसके दिमाग में बहुत सी चीजें चल रही थीं। वह घर पर अपनी परियोजनाओं के बारे में सोच रहा था और फिर उसने उस नए दुश्मन के बारे में सोचा जो उस पर उभरा था, कार्लोस एलियट। रात अंधेरी होने लगी और परिवार ने कहानियां सुनाकर और गाने गाकर अपना समय बिताया। रात के लगभग 9 बज चुके थे और हवा ठंडी हो गई और रवि ने कहा, लिली, राधा, चलो अंदर चलते हैं, यहाँ ठंड हो रही है। लिली ने भौहें चढ़ाईं और कहा, लेकिन मैं तारे देखना चाहती हूँ। रवि मुस्कुराया और कहा, मेरे पास तुम्हारे लिए एक आश्चर्य है, आओ। वह छोटी लड़की को टेंट के अंदर ले गया और फिर ऊपर के कोनों में से एक से उसने एक जिप खींची और टेंट के कपड़े की रंगीन परत को हटाकर उसे एक स्पष्ट प्लास्टिक के गुंबद से बदल दिया। लिली ने ऊपर देखा और वह हैरान थी। युवा व्यक्ति ने कहा, तुम्हें पता है, ये पहाड़ उन 3 जगहों में से एक है जहां तुम जादुई रोशनी देख सकते हो। लिली ने उत्सुकता से उसे देखा और पूछा, बाबा, जादुई रोशनी क्या होती है। राधा टेंट के अंदर आए और उसने अपने पीछे जिप बंद कर दी। उसने लालटेन को मंद सेटिंग पर चालू किया और वे स्लीपिंग बैग पर लेट गए। लिली को सफलतापूर्वक गुमराह किया गया और रवि ने अपनी पत्नी को कृतज्ञता भरी नजर से देखा। जैसे ही वे जंगल में सोने की भावना के साथ सहज हो रहे थे, आकाश बदल गया। क्षितिज से एक लहरदार हरी और नीली रोशनी निकली और आकाश में दिखाई दी। यह एक चित्रकार द्वारा गलती से अपने रंगों को गिराने जैसा था और उबाऊ कैनवास कला के एक दिलचस्प काम में बदल गया। ये पहली बार था कि तीनों अपनी आंखों से इतने भव्य दृश्य को देख रहे थे। राधा ने अपना फोन निकाला और तस्वीरें क्लिक करना शुरू कर दिया। लिली ने कहा, मैं टेंट के बाहर एक तस्वीर क्लिक करना चाहती हूँ। हम तीनों, कृपया। माता पिता ने उसे लाड़ प्यार किया और इससे उन्हें कोई नुकसान नहीं होने वाला था। तो वे बाहर चले गए, फोन पर एक टाइमर सेट करके एक तस्वीर क्लिक की और वापस अंदर चले गए। लिली मंत्रमुग्ध हो गई और धीरे धीरे जादुई रोशनी को देखते हुए सो गई। राधा ने रवि को देखा और पूछा, तुम क्या सोच रहे हो। युवा व्यक्ति ने जवाब दिया, अगर लिली न होती तो क्या हमारा जीवन इतना शांत होता। राधा ने सिर हिलाया और कहा, तुम्हें पता है, कई बार मैंने कमजोर महसूस किया, लेकिन यह उसकी और तुम्हारे संबंध के कारण था कि मैं मजबूत रही और उन दिनों को खींचने में कामयाब रही। तुम हमेशा कहते हो कि यह मेरी ताकत है जिसने हमें एक साथ रखा। तुम केवल आधे सही हो, यह इस छोटी शैतान के लिए हमारा प्यार था जिसने हमें जोड़े रखा। रवि मुस्कुराया और सिर हिलाया। उसने उसका हाथ पकड़ा और कहा, हमने वह संभाला, हम कुछ भी संभाल सकते हैं।
राधा ने अपनी नजर सिकुड़ी और पूछा, क्या तुम ऐसा इसलिए कह रहे हो क्योंकि तुम्हें लगता है कि मेरी माँ एक मुश्किल व्यक्ति होगी? रवि ने कंधे उचकाए और जवाब दिया, मैंने कुछ नहीं कहा। राधा ने मजाक में उसके कंधे पर मारा और लिली अपने स्लीपिंग बैग में मुड़ गई। रात जल्दी बीत गई और जागने के बाद तीनों के परिवार ने अपना आरामदेह जीवन जारी रखा। उन्होंने मछली पकड़ी और नदी में स्नान किया। उन्होंने कुछ खेल खेले और प्रकृति के बारे में बात की। उनमें से कोई भी पहाड़ के नीचे की स्थिति के बारे में चिंतित नहीं था। 3 दिनों के कैंपिंग के बाद रवि और राधा ने फैसला किया कि अब वापस जाने का समय है, क्योंकि लिली का स्कूल जल्द ही खुलने वाला था और वे एक गायन कार्यक्रम आयोजित करेंगे। युवा महिला को अभी तैयारी करनी थी। हालांकि जगह एक स्वर्ग थी, लेकिन रवि को इतनी दूर पहुंचने में कुछ समय लगेगा कि वह यहां एक हवेली बना सके। जब लिली ने सुना कि अब घर वापस जाने का समय है तो वह परेशान थी। हालांकि रवि और राधा ने उससे वादा किया कि वे उसे हर सर्दियों की छुट्टी में यहां लाएंगे। लड़की दोनों वयस्कों के बारे में संदिग्ध थी और इसलिए उसने हाथ बढ़ाया और उन्हें एक छोटी उंगली के वादे में बांध दिया। पिंग, होस्ट, आपने अनुबंध सुविधा को ट्रिगर कर दिया है। आपने अपनी बेटी के साथ एक समझौता किया है कि आप उसे हर सर्दियों की छुट्टी में पहाड़ों पर लाएंगे और यह एक दीर्घकालिक कार्य है। हर बार जब आप वादा निभाते हैं तो आपको विश्वसनीयता अंक मिलेंगे जिनका उपयोग कौशल को अपग्रेड करने के लिए किया जा सकता है या भविष्य में सिस्टम की दुकान खुलने पर सामान के लिए विनिमय किया जा सकता है। रवि हैरान था, लेकिन फिर वह मुस्कुराया और कहा, धन्यवाद सिस्टम। उसने लिली को देखा और उसे अपनी बाहों में उठा लिया जैसा उसने उसके गालों को चूमा और कहा, तुम मेरी भाग्यशाली सितारा हो। लिली हंसी और पूछा, मैंने अब क्या किया बाबा? रवि अप्रत्याशित रूप से पकड़ा गया और उसने सिर हिलाते हुए हंसा और कहा, तुमने कुछ नहीं किया, लेकिन तुम मेरे जीवन में आए और मुझे खुश किया। तुम मेरी भाग्यशाली सितारा हो। राधा भी जोड़ी के पास चली गई और कहा, तो क्या मुझे इस गले से बाहर रखा जा रहा है? क्या मैं एक ब्लैक होल हूं? रवि ने हार मानकर अपने हाथ उठा लिए और लिली ने पूछा, माँ, ब्लैक होल क्या होता है? रवि ने हार मानकर अपने हाथ उठा लिए और कहा, तुमने खुद पर ये लाया है। फिर सवालों और जवाबों का एक बड़ा दौर शुरू हुआ और रवि ने उनके चेहरे पर मुस्कान के साथ उन्हें किनारे से देखा। ये दो लोग उसकी शांति का कारण थे और वे इस अराजक दुनिया में उसका सांत्वना थे। संक्षेप में, उन्होंने उसे शांति दिलाई। चारों ओर देखते हुए रवि ने सोचा कि एक दिन वह यहाँ एक हवेली बनाएगा और उसे शांत लिली हवेली कहेगा। क्या आप अगला अध्याय जारी रखना चाहेंगे? अध्याय 90, घर वापसी और एक नई मुलाकात। तीनों कार में बैठ गए और फिर वे पहाड़ से नीचे उतरने लगे। पहाड़ से नीचे उतरने की यात्रा लिली के लिए ढलान पर चढ़ने से कहीं अधिक रोमांचक थी। रवि अपने ड्राइविंग कौशल को सुधारने के लिए आभासी दुनिया में पाठ ले रहा था। कुछ ही मिनटों में वे राजमार्ग पर थे और लिली ने कहा, अच्छी सवारी इतनी जल्दी कैसे खत्म हो जाती है? माता पिता मुस्कुराए और रवि ने कहा, प्रिय, टैब खोलो और उस गीत की संगीत शीट सीखने की कोशिश करो जो तुम्हें गायन कार्यक्रम के लिए बजाना है। ये सुनकर लगा कि रवि एक कठोर मालिक था, लेकिन वास्तव में वह उसकी कल्पना को प्रशिक्षित करने जा रहा था। लिली ने पूछा, मैं चाबियां बजाए बिना इसे कैसे याद रखूंगी? रवि मुस्कुराया और कहा, क्या तुम्हें चाबियों की धुन याद है? लिली ने सिर हिलाया और हाँ में जवाब दिया। फिर युवा व्यक्ति ने कहा, अपनी आंखें बंद करो और कल्पना करो कि तुम पियानो के सामने बैठी हो। फिर तुम खुद को संगीत के नोट्स बजाते हुए कल्पना कर सकती हो। तेज होने की जरूरत नहीं है, बस चाबियों के स्थान याद रखो। तुम अपने हाथों को भी उसी के अनुसार हिला सकती हो। लिली ने सहमति में सिर हिलाया और उसने रवि के बताए अनुसार युक्तियों का पालन करना शुरू कर दिया और वे राजमार्ग पर चलते रहे। 15 मिनट के बाद लिली सो गई और राधा ने पूछा, क्या तुमने ऐसा इसलिए किया ताकि वह सो सके? रवि ने सिर हिलाया और जवाब दिया, कल्पना हमारी ऊर्जा पर भारी पड़ती है और मैं बस उसे इस खपत का आदी बनाना चाहता हूँ। धीरे धीरे वह चीजों को बेहतर ढंग से कल्पना कर पाएगी और बहुत सारे कौशल में सुधार होगा। राधा मुस्कुराई और सिर हिलाया। उसने कार में संगीत चालू किया और इसमें मधुर रोमांटिक गीत बजने लगे। दंपति को शायद ही कभी ऐसा माहौल मिलता था जहां वे एक दूसरे के साथ रोमांटिक हो सकें। शुक्र है, लिली गहरी नींद में सोती थी। रास्ते में वे अनुसंधान केंद्र से गुजरे, लेकिन रवि अंदर नहीं गया और शहर की ओर वापस बढ़ता रहा। राधा और रवि ने लगातार बारी बारी से गाड़ी चलाई। युवा व्यक्ति में घोड़े जैसी सहनशक्ति थी, लेकिन लिली थक चुकी थी। घर वापस आने के बाद युवा व्यक्ति छोटी लड़की को बेडरूम में ले गया और उसे सुला दिया। राधा ने भी स्नान किया और सोने चली गई। रवि काइल के पास गया जो रात की पाली में था और पूछा, कैसा चल रहा है काइल? गार्ड ने जवाब दिया, सब ठीक है सर। आपकी यात्रा कैसी रही? रवि ने हल्की सी मुस्कान के साथ सिर हिलाया और फिर कहा, कार्लोस एलियट के बारे में मुझे विवरण ढूंढो और मैं उसकी दैनिक दिनचर्या चाहता हूं। साथ ही प्रिस्टीन सुरक्षा कंपनी के स्रोतों का उपयोग करके ये खबर लीक करो कि ट्रेवर मार्लिन मारा गया है। काइल हैरान था, लेकिन उसने सिर हिलाया। रवि वापस अंदर गया और स्नान के बाद वह भी सो गया। सुबह वह अपनी नींद से थोड़ा देर से जागा और फिर उसने बाहर जाकर देखा कि राधा नाश्ता बना रही थी और लिली तैयार होकर बैठी थी। उसने पूछा, लिली, तुम इतनी जल्दी क्यों उठ गईं?
छुट्टी के समय तुम सो सकती हो। लिली ने सिर हिलाया और कहा, जल्दी उठने वाले कीड़ा पक्षी को मिलता है। राधा जम गई और रवि हंसी में फूट पड़ा जैसा उसने कहा, बेबी, ये जल्दी उठने वाले पक्षी को कीड़ा मिलता है न कि जैसे तुमने कहा। लिली ने राधा को देखा, जिसने सिर हिलाया और उसने अपनी जीभ निकाली। तीनों के परिवार ने नाश्ता किया और जैसे ही रवि काम पर जाने के लिए तैयार हुआ, तभी काइल आया और कहा, छोटी मिस सिम्फनी यहाँ है। राधा ने सिर हिलाया और कहा, लिली, तुम सिस्टर सिम्फनी के साथ रहोगी और अच्छी लड़की बनोगी। मैं तुम्हें कैमरे से देखूंगी। लिली ने सिर हिलाया और कहा, मैं उनके साथ पियानो का अभ्यास करूंगी। और हाँ, माँ, क्या हम मोमो को पशु चिकित्सक के पास ले जा सकते हैं? उसकी हाल ही में जांच नहीं हुई है। रवि मुस्कुराया जैसा उसने अपनी छोटी प्रिय को उठाया और कहा, शाम को मैं तुम्हें पशु चिकित्सक के पास ले जाऊंगा और हम सिस्टर सिम्फनी को भी उनके घर छोड़ देंगे। ठीक है। लिली ने सिर हिलाया और उसके गाल पर चूमा। युवा व्यक्ति ने उसकी छोटी नाक को धीरे से पिंचिंग करते हुए इस हाव भाव को वापस किया इससे पहले वह बाहर निकला। सिम्फनी ने घर के अंदर जाने से पहले दरवाजे पर उसका अभिवादन किया। राधा को भी काम था और उसके बाद 2 और गार्ड थे। रवि और काइल कार में बैठे और युवा व्यक्ति ने पूछा, मैंने तुमसे जो पूछा था उसके बारे में कोई प्रगति? काइल मुस्कुराया और जवाब दिया, सौभाग्य से हमें पता चला है कि कार्लोस एलियट अतीत में कुछ संदिग्ध सौदे करता था। उसका अपराध रजिस्टर में रिकॉर्ड है। साथ ही इन दिनों वह अनकोर सिटी विश्वविद्यालय की एक युवा लड़की को बहकाने में व्यस्त है। युवा व्यक्ति मुस्कुराया और फिर उसने जवाब दिया, ठीक है, कुछ तस्वीरें क्लिक करो और फिर उन्हें उसकी पत्नी को एक विस्तृत पत्र के साथ भेज दो। उसे खुद और अपने बेटे के लिए धन और संपत्ति सुरक्षित करने के लिए पर्याप्त समय दो। उसे कहो कि जितनी जल्दी हो सके एलियट को तलाक दे दे, इससे पहले मैं उन पर हमला करूं। कुछ मिनटों के बाद वे कार्यालय पहुंचे और फिर रवि अपने कार्यालय चला गया। उसने ट्रिपल एक्सट्रीम सिस्टम का पूरा उपयोग किया। एक स्क्रीन पर उसने पार्वती हिमाली से प्राप्त ईमेल खोले। अन्य 2 स्क्रीन पर उसने अपने दुश्मनों की गतिविधियों का पता लगाने के लिए डार्कनेट खोला। जैसा कि उसे संदेह था, मार्लिन परिवार ने अपने लीक किए गए वीडियो को दबाने के लिए अपनी खुद की विधि का उपयोग किया था। वह मुस्कुराया और फिर उसने कैरोल प्राइमर्स को देखा। कुछ खोजों के बाद उसने पाया कि वसंत ने वास्तव में उससे संपर्क करने की कोशिश की थी, लेकिन रवि द्वारा अतीत में स्थापित नाकाबंदी के कारण वह सीधे संपर्क नहीं कर सकी। उसे यह पता लगाने में कुछ मिनट लगे कि वसंत कैरोल के समान कार्यक्रम में भाग लेने जा रही थी। हालांकि जिस देश में वे थे उसे देखते हुए रवि हंसा और कहा, वसंत ऋतु भी समाप्त होने वाली है। युवा व्यक्ति ने अपना फोन उठाया और एक नंबर डायल किया। कॉल तुरंत कनेक्ट हुई। उसने पूछा, मार्क, क्या मैं आपको परेशान कर रहा हूं? एक दूर देश में मार्क अपने बिस्तर पर कुछ सुंदरियों के साथ अच्छा समय बिता रहा था। फिर उसने एक कड़वी मुस्कान दी और जवाब दिया, अध्यक्ष महोदय, आपको कुछ चाहिए? रवि दूसरी तरफ से बोला, क्या होगा अगर मैं तुम्हें बताऊं कि एक निश्चित प्रकार की चुड़ैल इस समय तुम्हारे पास रह रही है? क्या तुम उसकी जांच करना चाहोगे? उसके अस्पष्ट लहजे ने मार्क को हैरान कर दिया। युवा व्यक्ति ने कहा, वसंत मार्लिन देश में है, क्यों ना तुम जाओ और उसे पकड़ लो। जब तक तुम उसे प्रशिक्षित न कर लो तब तक उस पर नजर रखो। तुम क्या सोचते हो? मार्क चौंक गया। वह जल्दी से बैठ गया और पूछा, अध्यक्ष महोदय, क्या आप गंभीर हैं? रवि हंसा और फिर उसकी आवाज अचानक ठंडी हो गई जैसा उसने कहा, उस औरत ने मेरे बच्चे की ओर विचार करने की हिम्मत की। उसने मेरी पत्नी को थप्पड़ मारने की हिम्मत की। उसे सबसे क्रूर मौत मरनी चाहिए जो संभव हो। उसके साथ संबंध बनाते हुए एक वीडियो बनाओ और फिर उसे डार्क नेट के माध्यम से मुझे दे दो। बाकी मैं संभाल लूंगा। मार्क ने गहरी सांस ली और कहा, हाँ सर, ये हो जाएगा। रवि ने कॉल काट दी और फिर वह काम पर लग गया। दूसरी ओर काइल एलियट के घर भेजे जाने वाले पैकेज के लिए सब कुछ तैयार करने में व्यस्त था। दिन सामान्य रूप से बीत गया। इससे पहले रवि की आंखों के सामने एक ब्रेकिंग न्यूज चमक उठी। अभी अभी हमें हिरन राष्ट्र के राजदूत से खबर मिली है। ऐसा लगता है कि मार्लिन के कुलीन परिवार की दूसरी महिला ने सेवानिवृत्त होने और अपने कुलीन अधिकारों को छोड़ने का फैसला किया है। कहा जा रहा है कि उसने अपने परिवार की सद्भाव को भंग होने से रोकने के लिए ऐसा किया। हालांकि कुछ विशेषज्ञ कह रहे हैं कि यह वसंत मार्लिन की हालिया हार के कारण हो सकता है। उसे इसका दोषी ठहराया जा रहा है। रवि ने अपनी भौहें चढ़ाईं और कहा, लगता है कि मेरी सास ने अपने पति के लिए आखिरी उपहार छोड़ने का फैसला किया है। शाम हो चुकी थी जब उसे राधा का फोन आया और बाद वाली ने कहा, रवि, क्या तुम हवाई अड्डे तक यात्रा कर सकते हो? युवा व्यक्ति हक्का बक्का रह गया और फिर उसने आह भरी और जवाब दिया, ठीक है। शाम को रवि अपनी सास श्रीमती अनास्तासिया मार्लिन को लेने के लिए हवाई अड्डे तक एक सेडान चलाकर गया। वह समय से पहले पहुंच गया क्योंकि राधा ने उसे बताया था कि उसकी मां को किसी का इंतजार करना पसंद नहीं था। जब रवि पार्किंग क्षेत्र में इंतजार कर रहा था, जॉक अनास्तासिया के नाम से चिन्हित एक प्लेकार्ड के साथ आगमन टर्मिनल के बाहर खड़ा था। रवि अपने मोबाइल पर कुछ विवरण देख रहा था जब जॉक आया और दरवाजे पर दस्तक दी। युवा व्यक्ति कार से उतरा और एक और गार्ड को सामान ट्रंक के अंदर रखते देखा।
उसने दूसरी तरफ देखा और एक मध्यम आयु वर्ग की महिला को एक सुंदर सूती जैतून के हरे रंग के ब्लाउज में देखा जिसके साथ एक बेज ढीली पैंट थी। वह रवि को सिर से पैर तक देख रही थी। युवा व्यक्ति भी उसे देख रहा था। इससे पहले उसने अपना सिर झुकाया और कहा, नमस्ते मैडम मार्लिन। महिला हैरान थी और उसने अपनी भौहें चढ़ाईं। क्या तुम पकड़ने में इतने धीमे हो? मैं अब कोई कुलीन महिला नहीं हूं। रवि मुस्कुराया और जवाब दिया, कुलीनता को एक उपाधि की आवश्यकता नहीं होती, यह अंदर से आती है। उसके शब्दों से अनास्तासिया मुस्कुराए और उसने कहा, मुझे लगता है कि मैं जानती हूं कि तुमने मेरी बेटी को कैसे आकर्षित किया। रवि ने सिर हिलाया और जवाब दिया, वह वही थी जिसने मुझे आकर्षित किया, और मुझे कहना होगा, आखिरी अफवाह जो तुमने बनाई, बहुत अच्छी तरह से की गई। क्या आप अगला अध्याय जारी रखना चाहेंगे? वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो जरूर ज्वाइन करें ताकि आप हमारे अपडेट सबसे पहले पा सकें। आपका सपोर्ट हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए हमारे साथ जुड़े रहें और हमारी यात्रा में हिस्सा बनें।